हाँ मिट्टी वाला। एक पेन ड्राइव तेरा इसमें वो है, पीपीटी की फाइल है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसमें डाल देना। पहले आप वो दे दो जो कल मिट्टी वाला ही। मुखराज योगी वेरी गुड मॉर्निंग। आज लाइट नहीं है तो गर्मी थोड़ी सी ऐसी रहेगी। थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, इधर हवा आ जाए थोड़ी सी आपको भी। लाइट नहीं है आज। है, लाइट गई हुई है इसलिए ये चल नहीं रहा होगा ना, पंखे चल रहे हैं। कहाँ गई है वो तो भाई। वो कल बड़ा वो पीडीएफ है ना, वही लगा दीजिए, उसमें लास्ट में है ना वो। हाँ इसी को लास्ट में। ये पड़े रहेंगे, छोड़ो इसमें पड़े रहेंगे, लास्ट में कर देना, अपने लास्ट में कर देना। इससे नीचे और है ना, और भी नहीं नहीं और भी था इतना तो कल करवा दिया था, उसके बाद में और था ना पूरी। नहीं नहीं पूरी पीडीएफ देखो आप, और थी लास्ट में और भी पीडीएफ। हाँ कल भेजी थी ना, उसमें और भी पीडीएफ है उस। सुनील ने जो भेजी होगी ना, अब देखो। हाँ ये बड़ी खोलो इसको, नीचे करो नीचे। नीचे ये देखो, ये बचे हुए हैं ना। हाँ इससे ऊपर वाले है ना, ये पूरी डाल दो, ये पूरी ये। ध्यान देना कल मिट्टी वाला जो अपना पार्ट हो रहा था। मिट्टी वाले पार्ट में कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ था, ठीक है। उसमें एक तो हमें देखनी है अम्लीय मिट्टी कौन सी होती है, क्षारीय मिट्टी कौन सी होती है, और सेम की समस्या है वो क्या होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो अपने यहाँ पर इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में या मिट्टी से संबंधित कुछ विकास कार्यक्रम है जो चलाए गए हैं, उनके बारे में आप देखना है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। अशोक चौधरी अभी आ रही है वॉल्यूम। कोलकाता की धरती से गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। ठीक है। कोलकाता। हाँ पिंक को पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दो सर, ये पिंक को अपने नहीं, आप ऑफिस में एक बार बात कीजिए। पिंकी मैडम वेरी गुड मॉर्निंग। अशोक, अभिषेक सर आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ बढ़ा देंगे अभिषेक, आवाज़ एक आवाज़ बढ़वाना थोड़ी सी, बच्चे कम है। बाकी सभी के ऊपर चले गए हैं। शीलू फौजी आपके व्हाट्सअप ग्रुप मेरे को बोलते हो, पहली क्लास होती है उसमें बोला करो अब। उसमें तो कोई नहीं बोलता होगा है, और इस क्लास में सर ये भी कर दो वो भी कर। अच्छा हाँ ये वाला यहाँ से कर दीजिए। हाँ अच्छा मैं पढ़ता हूँ इसलिए मेरे को बोलते हैं। अच्छा। अच्छा फिर कोई दिक्कत नहीं है। हनुमानगढ़ से राम राम, हरीश कुमार। इनको भी थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि हम भी क्लास ले रहे हैं। ज़्यादा लग जाता है उनको। चलिए। चलिए लास्ट अपन ने जो यहाँ तक देख लिया था, जो मिट्टियाँ हैं ठीक है, उसमें हमने 5 मिट्टियों के प्रकार हैं, जो आपका एंटी सोल है, इंसेप्टी सोल है, एल्फी सोल है, वर्टी सोल है, इनके बारे में हमने लास्ट देखा था, ठीक है। उसके बाद में आपका मृदा अपरदन है, क्या होता है। ध्यान रखना अपरदन का अर्थ क्या होता है, आप सभी को पता है। अपरदन की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, अपर्दन क्या होता है। जैसे 3 शब्द होते हैं, मैंने कहा एक तो अपक्ष शब्द होता है, क्या होता है, अपक्ष होता है। एक शब्द होता है अपर्दन, और एक शब्द होता है आपका निक्षेपण, क्या होता है, निक्षेपण। हमने पहले भी चर्चा की है इनके ऊपर। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, आगे लाइट। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है, किसी भी पदार्थ का अपने एक स्थान पर भंगुर होने की जो प्रकृति है वो क्या कहलाएगी, अपक्ष है। कहने का अर्थ है कि आप कहेंगे सर कोई भी अगर कोई पत्थर है या कोई भी चट्टान है, ठीक है, अगर वो एक ही स्थान पर काफ़ी समय तक रखी हुई है तो आप कहेंगे जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आता है तो कोई भी पदार्थ होगा पहले क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो उसमें क्या है, प्रसार होता है। कोई भी चीज़ को जब आप गर्म करोगे तो वो हल्का सा क्या है, फैलेगी। उसके बाद में जैसे ही वर्षा होगी, तापमान सर्दी गर्मी आएगी तो इसमें क्या होगा, कभी प्रसार होगी, ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये क्या होती है, धीरे धीरे भंगुर होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और मैंने ये भी कहा जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में जब जाते हैं वहाँ पर किसी चट्टान को आप छूते हैं, टच करते हैं, तो आपके हाथों पे छोटे छोटे कंकर पत्थर से चिपक जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि किसी भी आपके पत्थर का या चट्टान का अपने ही स्थान पर भंगुर होकर बिखरना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में या कणों के रूप में अपने एक ही स्थान पर जो बिखरना है वो क्या कहलाता है, अपक्ष है। अब क्या होगा, यहाँ से जो ये कण इसके यहाँ पर बिखरे हुए हैं, टूटे हैं, अब हो सकता है कि बारिश के माध्यम से, बारिश के पानी के माध्यम से ये बहकर कहाँ चले जाए, कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए। या हो सकता है इधर से कोई हवा चली
और इस हवा से ये क्या होगी, ये आगे की ओर क्या है उड़कर ये है आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, इसी को आप क्या कहते हैं अपर्दन। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी अवसाद का, मिट्टी का या किसी भी चीज का जाना, वो क्या कहलाएगा आपका अपर्दन। और यहाँ से जब ये जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर जमा होंगे, नहीं होंगे कहीं दूसरी जगह, और जिस जगह पर ये जाकर जमा होती है उसी को हम क्या कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब वहां पर आकर ये क्या होंगी, जमा होंगे। तो ये तीनों प्रक्रिया हैं, ये आपकी चलती है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। यहाँ पर अपर्दन का मतलब है कि मिट्टी का, यहाँ पर आगे शब्द क्या लिखा है मृदा, मतलब मिट्टी का एक स्थान से बहकर कहीं दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाएगा मृदा अपर्दन। अब मृदा अपर्दन कितने प्रकार से हो सकता है। एक तो आप देखते हैं कि जो बारिश ज्यादा हो जाती है, तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया गया, आगे होगा शायद, ठीक है। कहने का मतलब आपने कटाव देखा होगा, जब बारिश ज्यादा होती है तो आपका जो खेत वगैरह होता है उसमें कटाव हो जाता है, तो उस मिट्टी का वहां से कट कर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर जमा होना क्या कहलाएगा मृदा अपरदन। वैसे ही आप कह सकते हो वायु द्वारा अपरदन क्या है, ये भी दो प्रकार से, तीन प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, आगे चर्चा करेंगे। वायु के द्वारा अगर अपरदन होता है कि हवा चली और एक स्थान की मिट्टी, जैसे आपने बरखान का नाम सुना होगा, और हमने कहा राजस्थान के सबसे गतिशील अगर बालू का स्तूप कोई है तो कौन से आपके बरखान है, ठीक है। सबसे ज्यादा मरुस्थल का जो विस्तार है किस बालू का स्तूप से हो रहा है, बरखान से, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो वहीं से क्या होगा, मरुस्थल है उसका स्थानांतरण आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना, तो इसी प्रकार की जो हवा से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, वायु द्वारा अपरदन, ठीक है, मृदा का। तो वहीं पर देखो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई जो मिट्टी का जो अपरदन है उसे मिट्टी की रेंगती मृत्यु कहा जाता है, या कह सकते हो कृषि का क्षय रोग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ध्यान रखना। उसे पूछा गया है कि किस प्रकार के अपरदन को मिट्टी का क्षय रोग है वो कहा जाता है। तो मिट्टी का क्षय रोग यानी क्षय रोग का मतलब टीबी। क्षय रोग किसको कहते हैं, आप जो आप सुनते हो ना टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस वाला। तो ध्यान रखना, तो इसी में ध्यान रखना, एक आपका पटवारी में क्वेश्चन भी आया था ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी का ही पूछा था शायद वो। तो ध्यान रखना, तो पूछ लिया जाए कि भाई मृदा का मतलब या कृषि का क्षय रोग है वो किसे कहा जाता है, मृदा अपर्दन को, जल अपर्दन को, या अलग अलग प्रकार के कोई भी अपर्दन आपको दे देंगे वहां पर, तो वहां पर कौन सा होगा आपका मृदा अपर्दन, ठीक है। मृदा अपर्दन कृषि का पहला शत्रु कहा जाता है, कृषि का पहला शत्रु किसे कहा जाता है, मृदा अपर्दन को। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, मैं बताऊं वैसे लिखना, मृदा अपर्दन हेडिंग डालें, मृदा अपर्दन। गोवा से राम राम, दीपक कुमार गोवा से राम राम, सर जी बांसवाड़ा से कोई है, बांसवाड़ा से ऑफलाइन तो कोई नहीं होगा। कौन सा ऊपर वाले, ये तो कल लिखवा दिए थे ना, मैंने नहीं लिखवाया क्या, ऊपर वाले कल नहीं लिखे थे क्या आपने, तीन बिंदु नहीं लिखे कल, तो लिख लो फिर, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। कल मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, उसमें मैंने कहा कि पश्चिम में आपकी क्या बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी की उर्वर क्षमता क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे आप पूर्व में जाते हो तो क्या है, जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, तो उर्वरता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये लिखो, अगर नहीं लिखे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 लाइनें लिखनी है अगर नहीं लिखी है तो आपने। देखो राजस्थान में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, वो स्क्रीन नहीं चल रही, देखना एक बार, आराम से पीछे वाली, वो स्क्रीन बंद हो गई। दीपक कुमार, मुकेश, बिसाऊ, बिसाऊ से गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, देवेंद्र गुड मॉर्निंग, रोहित राम राम। ऊपर वाली तीनों लाइनें लिखनी है आपको। जैसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे आप कहते हैं कि भाई वर्षा की मात्रा राजस्थान में किधर से किधर कम होती है, तो आप कहते हैं कि सर दक्षिण पूर्व से हम जब उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये स्टेटमेंट बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसा ही स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अगर दे दिया जाए पूर्व से पश्चिम की ओर, स्टेटमेंट दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और उसमें एक स्टेटमेंट दे दे जैसे आपको कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर मिट्टी में, राजस्थान की मिट्टी में उर्वर क्षमता बढ़ती है, तो आपको क्या होगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूर्व से पश्चिम आएंगे तो क्या होगी, घटेगी, और पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और राजस्थान में जितनी भी मिट्टी आप देखते हो, काली मिट्टी देखते हो, जलोढ़ मिट्टी देखते हो, सभी में नाइट्रोजन की मात्रा की क्या है, कमी पाई जाएगी। या लाल लोमी मिट्टी देखेंगे उन सभी में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा। तो राजस्थान में ज्यादातर जो नदियां आपकी सॉरी मिट्टियां हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो कमी है, जनरली आपको क्या है कमी पाई जाएगी या कम देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं पर आप कहेंगे सर्वाधिक मिट्टी कौन सी आपको, ये तो रेतीली भूरी मिट्टी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में अगर कोई फैली है तो कौन सी आपकी, रेतीली बलुई मिट्टी। किशन कुमार सैनी राम राम, पवन पोनिया वेरी गुड मॉर्निंग। हरीश कुमार दिल्ली से राम राम, हरीश राजस्थान से ही हैं लेकिन दिल्ली में ट्रांसमिशन में लगा हूँ, बिल्कुल आपका स्वागत है हरीश। वी एस वीर सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया सबका।
अब नीचे वाले में आप हेडिंग डालें मृदा अपरदन। लिखने का काम मैं बोल देता हूँ, वरना आप धीरे धीरे लिखोगे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ, वैसे वैसे आप लिखते रहना, ठीक है, नहीं तो आप बहुत धीरे लिखोगे, ठीक है। हेडिंग डालिए मृदा अपरदन, ठीक है। मृदा अपरदन हेडिंग डालें, नीचे लिखे अन्य नाम। मृदा अपरदन हेडिंग डालें, नीचे लिखे अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम। उस अन्य नाम में लिखेंगे पहला, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। बांसवाड़ा से 3 दोस्त हैं, ठीक है, क्लास में है, कहाँ। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। फिर उसी में आगे लिखेंगे कृषि का क्षय रोग। कृषि का, हाँ, अन्य नाम में लिखेंगे मिट्टी की रेंगती मृत्यु। दूसरा लिखेंगे कृषि का क्षय रोग। और तीसरा आप लिखेंगे कृषि का पहला शत्रु। कृषि का पहला शत्रु। 3 नाम लिखने हैं इसमें आपको। 3 नाम में एक नाम लिखेंगे मिट्टी की रेंगती मृत्यु, दूसरा कृषि का क्षय रोग, और तीसरा कृषि का पहला शत्रु। कृषि का पहला शत्रु, ठीक है। उसमें नीचे लिखेंगे प्रभावित क्षेत्र। उसमें नीचे लिखेंगे प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र। प्रभावित क्षेत्र में आप डैश करके लिखेंगे 2/3 भाग, और ब्रैकेट में लिख लें 62.0। प्रभावित भाग है वो लिखेंगे, और आगे लिखेंगे 2/3 भाग, ब्रैकेट में लिख रहे हैं 62.06% क्षेत्र। प्रभावित भाग लिखना है राजस्थान का, कितना प्रतिशत भाग हो जो प्रभावित है। तो आप कहेंगे लगभग, आपका क्या है 2/3, या प्रतिशत में अगर बात करें तो आप लिख सकते हो लगभग 62%। ध्यान रखना, याद करने का तरीका सिमिलर सा है, लिंक कर लेना। आप कहना कि भाई राजस्थान में अगर मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं तो 62.61 के उसके आसपास, या लगभग 62 के आसपास नजर आता है, और उसी के लगभग समानांतर हमें 62% के आसपास है मृदा अपरदन है, वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना मृदा अपरदन। मृदा अपरदन नीचे लिखना मृदा अपरदन 3 प्रकार से। मृदा अपरदन नीचे लिखना मृदा अपरदन 3 प्रकार से। 3 प्रकार से मृदा अपरदन 3 प्रकार से। 3 प्रकार से, ठीक है। उसमें लिखना वायु अपरदन। अब ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन है, सर्वाधिक मृदा अपरदन किस प्रकार का, वायु अपरदन है, चाहे आपका जल अपरदन है, या किसी और प्रकार का कोई अपरदन दे दे आपको, मानव जनित अपरदन दे दे या कुछ ऐसे दे दे, तो कौन सा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, वायु। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर मृदा अपरदन राजस्थान में देखने को मिलता है किससे, वायु से। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा भाग अपना क्या पे है राजस्थान में, सबसे बड़े भाग की अगर बात करते हैं तो अपना क्या है पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है। तो वहीं पर वायु अपरदन वाले में आप लिखना कि राजस्थान में वायु अपरदन से सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रभावित होता है। सर्वाधिक वायु अपरदन वायु से, ठीक है, एक बार लिखें। ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स बनाने आते हैं नहीं आते आपको? देखो, मैंने एक बताया था आपको, रिवीजन का तरीका भी बताया था, वो तो आपका कुछ ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने जैसे लिखा यही लाइन है, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। तो आप सबसे पहले जैसे आपने लिखा वायु अपरदन, क्या लिखा, वायु अपरदन। मैं शॉर्ट में भी लिखता जा रहा हूँ, जिसको शॉर्ट में समझ आता है वो शॉर्ट में लिख लेगा, जिसे लगता है कि मेरे को पूरी लाइन लिखनी है समझने के लिए तो पूरी लाइन लिख लेगा। वायु अपरदन है, इसमें पूछा गया, देखो पहली लाइन, राजस्थान में वायु अपरदन से प्रभावित होने वाला सर्वाधिक क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक, सर्वाधिक अपरदन, अपरदन इसी से होता है। सीधा आप उसमें अगर नहीं लैंग्वेज समझ आ रही है तो इसमें लिखना सर्वाधिक का अपरदन अगर मिट्टी का राजस्थान में कहीं से हो रहा है तो आप कहेंगे इसी से, ठीक है। तो उसमें कुल का अगर बात करें तो ध्यान रखना, इसी को आप अंडरलाइन करके नीचे आप एरो दे के लिख सकते हो, ठीक है। आप कहेंगे 43.37% भाग, भाग का अपरदन, अपरदन इसी से, और ब्रैकेट बंद कर देना। 43.37% भाग है मिट्टी का जो अपरदन अपने राजस्थान में कुल अपरदन होता है, उसमें अकेला लगभग 40% से अधिक भाग किसके पास है, आपका इसी वायु अपरदन के पास में। फिर इसमें आप लिखेंगे सर्वाधिक, ऐसे आप लिखेंगे, इसमें पूछा गया है कि भाई सर्वाधिक अपरदन वाला जिला, आप लिखेंगे सर्वाधिक, और नीचे की तरफ लिखेंगे न्यूनतम, ऊपर लिखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक कहाँ पर, जैसलमेर में, ये क्वेश्चन पूछ लेते हो, ध्यान रखना, जैसलमेर। और न्यूनतम की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर धौलपुर। सबसे आसान सा तरीका है, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। सबसे पश्चिमी कौन सा आपका जिला, जैसलमेर, तो सबसे ज़्यादा उसमें। सबसे पूर्वी जिला कौन सा आपका, धौलपुर, तो सबसे कम किसमें, धौलपुर में, ठीक है।
उसमें आपको इससे तो पता लग ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक और न्यूनतम अगर पूछा जाए और माह पूछ लिया जाए, किस महीने में सर्वाधिक होगा और किस महीने में क्या है न्यूनतम अपर्दन आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक अपर्दन देखो ध्यान से देखना, सर्वाधिक की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर जून माह में, और न्यूनतम की अगर बात करें तो आपका क्या होगा, जनवरी, जनवरी माह। न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर न्यूनतम का पूछे तो कहाँ पे होगा आपका, जनवरी। और ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन सूचकांक वाले जो है वो कौन सा, लास्ट जो लाइन लिखी है मैं लिख दे रहा हूँ, सर्वाधिक वायु अपर्दन, सर्वाधिक वायु अपर्दन, अपर्दन सूचकांक, सूचकांक जिला, वो कौन सा आपका, जैसलमेर। कौन सा है, JSR यानी जैसलमेर। अब ध्यान देना, एक बार आप लिख लो फिर मैं बता दूंगा, इसको रटना नहीं पड़े, आपको समझ जाएं आप। ठीक है, इसको रटना नहीं है, ध्यान रखना है, सारे के सारे को समझना, मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे आपको समझना है। प्रदीप सैनी गुड मॉर्निंग, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे इसको रटना नहीं है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। ध्यान देना, आपको पता है वायु अपर्दन में सबसे ज्यादा योगदान किसका, पवनों का। और आपको पता होगा हवा, वायु और पवन, ये तीन शब्द है और तीनों एक ही है या अलग अलग है। हमने शब्द लिए तीन, हवा है, वायु है और पवन है, तीनों एक है या अलग अलग है, एक ही है, अलग अलग हैं, अलग अलग वाले हाथ ऊपर करें, और एक ही है वाले हाथ ऊपर करें। एक बार इतना लिखो फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो बात अलग है कि भाई अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पवन चलती है उसे क्या कहते हैं, पून। पून एक ऐसे मित्र, पून बोलते हैं वो, जैसे ज्यादातर क्षेत्रों में पून बोलते थे, ठंडी पून चाले, ठीक है। वैसे ही अब एक ऐसे ही कोई मित्र थे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे, वहाँ पे प्रोफेसर साहब थे। अब वो वहाँ से गेट खुला हुआ था, खिड़की लगी हुई, वहाँ से हवा चल रही थी, तो बाहर की तरफ वो ऐसे देख के, गर्मी का टाइम था। अब वो टीचर, वो प्रोफेसर था, उसको पूछा, बोले क्या देख रहा है उधर, क्या कर रहा है। बोला वो फिर अपनी देसी भाषा बोला, सर सीढ़ी सीढ़ी पूर्ण चाले है हैं। तो कहने का मतलब उसकी ठंडी हवा चल रही है। अब प्रोफेसर को पता नहीं कि ठंडी सीढ़ी सीढ़ी क्या होती है और पूर्ण क्या होती है। उसने देखा कि कोई महिला कोई जा रही होगी और उधर से उसको देख कर ये कोई है ऐसे कमेंट्स, उसने उसी को खींच दिया वहां पे। तो ऐसा भी होता है। इतना हो गया आपका है। गंगानगर, गंगानगर में आपकी आंधियां ज्यादा चलती हैं। नहीं सुनिए मेरी बात, गंगानगर में एक माह विशेष होता है, माह विशेष में एक माह की बात रहती है ना, उसमें आंधी चलती है 21 दिन की, जैसे आंधियों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। आंधी चलना अलग होता है, कंटिन्यू अपर्दन होना अलग बात होती है, ध्यान देना। कहने का मतलब है, आप गंगानगर का आपके दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, तो आप कहते हो गंगानगर। अब एक बात बताओ, आंधी जो आ रही है चलकर, तो मिट्टी गंगानगर की है कहीं और की है। ऐसा तो है नहीं कि वहीं से गंगानगर में मिट्टी उड़ी और वहीं से चलकर उसी गंगानगर में रह गई। तो मिट्टी है कहीं से तो उड़ के आ रही है। आपने यहाँ पर कभी आंधी आती है तो आपकी मिट्टी यहीं की आती है कि बालू मिट्टी आती है, आपके आसपास बालू मिट्टी होती है क्या, नहीं होती। तो कहने का मतलब अपर्दन कहाँ से हो रहा है, आपके इधर आके जो गिर रही है आंधी आपको दिख रही हो तो निक्षेपण होगा आपका, अपर्दन थोड़ी होगा उसमें। समझे इसको, इतना हो गया आपका लिखने का काम। अभी हमने कहा देखो, एक तो हमने लिखा पवन, एक लिखा हमने हवा, और एक शब्द लिखा वायु। ध्यान रखना तीनों ही शब्द क्या होते हैं, अलग अलग है, एक ही नहीं है, ठीक है। हवा का मतलब क्या होता है कि हवा का शांत अवस्था जो होती है ना आपकी, शांत अवस्था क्या कहलाती है आपकी, हवा। कहने का मतलब ये रूम है, कमरा है, इसमें सारे पंखे बंद कर दिए जाएं और दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो, ठीक है। तो क्या इस कमरे में हवा नहीं है, हलचल नहीं है, बिल्कुल इस कमरे में हवा तो रहेगी। तो हवा का मतलब है कि भाई बिल्कुल शांत अवस्था की जो फॉर्म होती है उसको हम क्या कहलाते हैं, हवा। अब इसमें जब गति कर देती जाते हैं, इसमें जब गति करते हो आप, शांत अवस्था है जब, तो आपने उसको क्या कह दिया, हवा। अब आप कहेंगे सर इसमें गति कर दी, और गति भी दो प्रकार की होती है, एक तो लंबवत गति और एक क्या होती है आपकी, क्षैतिज गति। एक लंबवत गति होती है और एक क्षैतिज गति होती है। अब आधे को तो ये नहीं पता लंबवत गति क्या है, क्षैतिज गति क्या है। अब एक बात बताओ, ये कमरा है, पहले हमने पंखे वंखे बंद कर दिए, ठीक है। अब पंखे बंद कर दिए तो इस कमरे में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था है, लेकिन आप सांस तो ले ही पा रहे हो, और सांस ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इस कमरे में क्या है, हवा है। वहीं पर आपने, फिर मैंने क्या कि चलो ठीक है, फिर मैंने ये ऊपर वाला फैन चला दिया, ठीक है। अब ये ऊपर से नीचे हवा दे रहा है कि साइड से हवा दे रहा है आपको, और जो ऊपर से नीचे हवा दे रहा है तो ये क्या है, लंबवत गति होती है। लंबवत का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना। और इस प्रकार जो हवा में जो गति होगी, लंबवत गति होगी, उसे हम क्या कहते हैं, वायु।
क्या कहते हैं, वायु। तो ये पंखा आपको दे रहा है, ऊपर वाला जो पंखा जो आपको हवा दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, वायु। क्या है आपके पास, क्या आ रही, वायु। ऐसे ही मैंने साइड वॉल लगा रखा है इधर दीवार पर। अब ये मेरे को ऊपर से हवा दे रहा है, साइड से हवा दे रहा है। तो ये साइड से जो हवा दे रहा है, ये क्या दे रहा है, पवन दे रहा है। ये क्या है, इसको आप क्या कहोगे, पवन। तो इसको आप कहेंगे क्षैतिज जो ये चलती हैं, क्षैतिज इनकी गति है, वो क्या कहलाती है, पवन। और पवन हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, किधर, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आपकी हमेशा क्या चलती है, पवनें चलती हैं। अब ध्यान देना, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। अब आपका निम्न वायुदाब कब होगा, जब जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ही निम्न वायुदाब आपको देखने को मिलेगा। और जितनी ज्यादा आपके ठंडा स्थान होगा, ठंड होगी, उतना ज्यादा आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ कब पड़ती है आपकी, किस माह में, जून में। और जून माह में सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है, तो ये तापांतर है ना, दोनों के बीच का जो तापांतर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तापांतर। और मैंने तापांतर आपको बताया था, ठंडा और गर्म तापमान है उसका बीच का जो अंतर है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तापांतर होगा, जितना अंतर कम होगा उतना कम तापांतर होगा। अब ध्यान रखना, जितना ज्यादा तापांतर देखने को मिलेगा उतना ही ज्यादा आपको हाई प्रेशर और लो प्रेशर में अंतर देखने को मिलेगा। और उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, हवाएं चलेंगी। उतनी ज्यादा हवाएं यानी पवनें चलेंगी। क्या चलेंगी, पवनें हैं वो चलेंगी। और जितनी ज्यादा पवनें चलेंगी तो अपने साथ उतनी ही ज्यादा मिट्टी का क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे। और इसलिए माह विशेष की अगर बात करते हैं, किस माह में सर्वाधिक अपर्दन होता है, तो आप कहेंगे सर जिस माह में सबसे ज्यादा गर्मी हमें देखने को मिलती है, कौन से माह में, जून में। क्योंकि जून माह में सूर्य है आपके बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर क्या करता है, लंबवत चमकता है। और इसलिए सूर्य प्रकाश है ज्यादा लंबवत आता है, तो गर्मी क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए सर्वाधिक जो आपकी मृदा अपरदन किस माह में, जून माह में। सबसे कम तापांतर किस में देखने को मिलता है आपका, जनवरी में। सबसे ठंडा महीना कौन सा, जनवरी महीना। और इसलिए सबसे कम तापांतर होगा, तो आंधिया वांधिया जो हवाएं हैं वो भी सबसे कम आपको देखने को मिलेंगी। और इसलिए मृदा अपरदन किसका, वायु से क्या देखने को मिलेगा, सबसे कम। उसमें भी हमने कहा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ पर, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। और आपको पता है दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलता है, जैसलमेर। स्थान की नहीं, जिले की बात हो रही है, जिले में, जैसलमेर में। और तापांतर का अंतर, ठंडा और गर्म के ताप का जो अंतर होगा उतनी ही ज्यादा क्या है आपकी पवनें चलेंगी। तो जिला कौन सा हो जाता है आपका, जैसलमेर। जिला कौन सा हो जाता है, जैसलमेर। इस चीज को ध्यान में रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। नहीं तो क्या है, आप रटते रहना कि सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर में। महीना कौन सा, जून का। सबसे कम की बात करें तो आपका धौलपुर। और सबसे, अब ध्यान देना, अब धौलपुर की भी अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर धौलपुर तापांतर तो सबसे कम किस जिले में है। अगर तापांतर जिले की अगर बात करते हैं, सबसे कम किस जिले में, डूंगरपुर में। कहां पर देखने को मिलता है, डूंगरपुर में। तो आप कहोगे कि सबसे कम मृदा अपरदन है वो कहां पे होना चाहिए, डूंगरपुर में। लेकिन ध्यान रखना, डूंगरपुर में मृदा अपरदन ज्यादा होने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वहां से देखो कच्छ के रण से क्या आती हैं, आपकी सागरीय पवनें चलती हैं। सागरीय पवनें तापांतर नहीं होने के कारण भी वो सागरीय पवनें क्या करती हैं, वहां पर अपरदन का कार्य है वो करती हैं। और इसीलिए सबसे न्यूनतम वाला जो पार्ट आपका किस में चला जाता है, आपका धौलपुर में चला जाता है। ठीक है, सीधा सा आपको 4 फैक्ट याद करने हैं। सर्वाधिक वायु अपरदन, सॉरी मिट्टी का अपरदन किसे, वायु द्वारा। कुल क्षेत्रफल का 43.37% भाग। सर्वाधिक किस जिले में, जैसलमेर में। न्यूनतम किस में, धौलपुर में। सर्वाधिक किस माह में, जून में। न्यूनतम किस माह में, और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कहां पर दर्ज किया, जैसलमेर में। इतनी चीजें याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला जो पार्ट था, आपका ये वाला पार्ट है वायु अपर्दन वाला, यहाँ पर क्या होगा, पूरा। उसके बाद में आगे आपको देखना है कौन सा आपका, जल अपर्दन। जल अपर्दन की अगर बात करते हैं तो आपको सबको पता है, पहले वायु के द्वारा क्या कर रहा है, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, जल अपर्दन आपका कहलाएगा। तो उसी में आप हेडिंग डालें, जल अपर्दन, ठीक है। और ये डेफिनेशन लिखने की मेरे को लगता नहीं कि आवश्यकता है आपको। डेफिनेशन की जल अपर्दन वैसे ही समझ जाए कि जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव है, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे सर्वाधिक जल अपर्दन, या सर्वाधिक ही लिख लो। जब आपने हेडिंग ही जल अपर्दन डाल दी तो नीचे आप सर्वाधिक लिखोगे, तो उसका मतलब ही क्या है, सर्वाधिक जल अपर्दन। फिर भी बाद में आपको लगता है कि कंफ्यूजन पैदा होगा, तो आप हेडिंग डालें सर्वाधिक जल अपर्दन। सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला तो कौन सा होगा, कोटा। सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कौन सा आपका, कोटा। अशोक चौधरी अलग अलग, हाँ बिल्कुल, अशोक चौधरी अलग अलग होते हैं, शब्द अलग अलग है, मतलब एक ही। इसका थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, कृष्ण कुमार सैनी, अभी थोड़ा सा पता लग गया होगा। नीचे का नहीं दिख रहा, चलिए मैं एक कर दूंगा ऊपर। राकेश कौन सा नहीं दिखाई दिया, मैं एक बार ऊपर कर दूंगा आपका। अच्छा पीछे की साइड, ये बड़ा,
ये जैसलमेर ही लिखा है मैंने, यहाँ पर 400% लिखा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम यहाँ पे लिख दिया ना। सर्वाधिक वायु अपर्दन सूचकांक वाला स्थान है, सॉरी स्थान लिखना है इसको, जिला नहीं स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसलमेर ही लिखा हुआ है, वहाँ पे आपका क्या है, जैसलमेर भी नहीं तो आप कह सकते हो इसको, सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ वैसा कर दीजिए इसको, जिला रहने दीजिए, जिला जैसलमेर। स्थान में आप कर लेना, स्थान में आप कर लेना नाचना गांव, नाचना गांव, स्थान में नाचना गांव कर लेना, ऐसा कर लीजिए। स्थान में आप नाचना गांव कर लीजिए, और आप जिले में अगर बात करेंगे तो क्या रहेगा आपका, जैसलमेर। हाँ, नाचना गांव जैसलमेर में। और मैंने ये भी बताया था कि सर्वाधिक जो आपका जो स्तूप है उनका स्थानांतरण किस जिले में होता है, या मैंने आपको याद होगा जब हम मरुस्थल पढ़े थे तो उसमें लिखवाया होगा कि सर्वाधिक मरुस्थलीय मार्च है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसी नाचना गांव में। इसी में आप वहां पर अगर नहीं लिखा है तो नाचना गांव लिखा है, इसी में आप नोट डाल के लिख लेना, सर्वाधिक सर्वाधिक मरुस्थलीय मार्च, सर्वाधिक मरुस्थलीय मार्च इसी में, या यहीं पर, यहीं पर। और मरुस्थलीय मार्च क्या होता है, मैंने कहा कि मरुस्थल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ना या आगे की ओर खिसकना ही क्या कहलाता है, मरुस्थलीय मार्च है। रेगिस्तान, चोलिस्तान, पाकिस्तान वाला बेल्ट है ना, लिखवाया होगा ना मैंने, पाकिस्तान में कहा जाता है चोलिस्तान, जैसे अपने थार मरुस्थल बोलते हैं ना, वैसे उधर चोलिस्तान बोल देते हैं। हाँ, चोलिस्तान वहां पे लिखवाया था मैंने, ठीक है। हो गया इतना। सर्वाधिक जिला अगर पूछा अपर्दन का तो कौन सा, कोटा। सर्वाधिक जल अपर्दन वाला संभाग, ध्यान रखना सबसे ज्यादा नदी किसमें थी आपकी, सबसे ज्यादा नदी किस संभाग में थी, कोटा संभाग में, याद आ रहे हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा नदी है वो कौन से संभाग में थी आपके, कोटा संभाग में। और जिस संभाग में सबसे ज्यादा नदी होंगी वहां पर कटाव भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला कौन सा, लिखवाया था मैंने, चित्तौड़गढ़। लेकिन ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ ज्यादातर पठारी भाग पर स्थित है, इसलिए वहां पर कटाव कम होता है, क्या होता है, कटाव आपको कम देखने को मिलता है। और जिले की अगर बात करते हैं तो जिले में हम किसके ऊपर जाएंगे, कोटा के ऊपर, कटाव सबसे ज्यादा। जैसे आप चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ से, इसी कोटा से होकर इधर से ही गुजरेगा आपका, यहाँ से कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर वाला बेल्ट है, यहाँ पर कटाव आपको लगभग क्या है, ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जल अपर्दन वाला जो संभाग कौन सा हो जाएगा आपका, कोटा। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कहाँ पर, चंबल नदी से, आप सभी को पता है ये तो। सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन कहाँ किस नदी से होता है, ये सारी की सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं। जब नदियां हमने पढ़ी थी तो हमने ये भी लिखा था कि भाई सर्वाधिक अपर्दन वाला तो नहीं, सर्वाधिक संभाग वाला भी है, ये भी हम लिख चुके हैं। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन है वो किस नदी से होता है, चंबल नदी से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको भी ध्यान में रखें। और सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा, कोटा। सर्वाधिक राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, मैंने अभी बताया आपको, कोटा है, सवाई माधोपुर है, बूंदी और भरतपुर वाला पार्ट। राजस्थान में बीहड़ भूमि का न्यूनतम प्रभावित जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा। इतना एक बार आप लिखिए। बीहड़ भूमि क्या होती है ये तो पता है सबको, हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी बीहड़ भूमि की। जब हमने पढ़ा था पूर्वी, हमने जो मैदानी प्रदेश पढ़ा था तो वहां पर बीहड़ भूमि का जिक्र किया था। और मैंने एक मूवी का भी नाम बताया था, पान सिंह तोमर, कौन सी थी, पान सिंह तोमर। मैंने कहा उसमें बीहड़ देखने हैं तो उस पान सिंह तोमर में आपको बहुत अच्छे से क्या होंगे, दिखाई देंगे। एक बार इतना सा लिख दिया, चला दें यहीं पर। पहले होता था 15 अगस्त वगैरह होती थी तो स्कूल में कोई मूवी दिखाई जाती थी। हाँ, तो लड्डू तो स्पेशल आपकी डिमांड थी सभी की, लड्डू नहीं खिलाए, लड्डू नहीं खिलाए, तो मैंने कहा लड्डू तो खिलाओ। है क्या, क्या हो गई, डिमांड पूरी नहीं हुई, लड्डू नहीं मिले। अच्छा, जन्माष्टमी वाले और खिला दें, खिला देंगे, खिला देंगे। हम तो आपके भरोसे बैठे हैं कि भाई आप लोग कोई नौकरी वोकरी लगे तो मिठाई विठाई का डब्बा लेके आए, बोले एक अपने लिए और एक हमारे लिए। हैं, आप यहीं पे हैं, हैं? नहीं, रेलवे वाले हैं वो, जितने बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है मिठाई के डब्बे लेके आते हैं भाई। हैं?
चलिए कोई नहीं, एक बार नोट कीजिए। एक बार इतना नोट कीजिए, फिर नीचे अम्लीय भूमि का मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होती है अम्लीय भूमि। बीहड़ भूमि बड़ी द्वारा बीड़ भूमि। हाँ, सर्वाधिक बीहड़ अगर आपको देखने को मिलेंगे तो धौलपुर है, धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़। इसी में आप धौलपुर भी आप लिख लेना। सर्वाधिक बीहड़ है, सर्वाधिक बीहड़ की अगर बात आती है ना, सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में है, सर्वाधिक बीहड़ जिले की अगर बात करते हैं तो किसका आता है, धौलपुर का नाम आएगा। और न्यूनतम बीहड़ की अगर बात कर रहे हैं तो किसका नाम आता है, बांसवाड़ा का। भाकर और खादर बताना, इसमें कंफ्यूज है, बता देंगे, अभी बता देंगे। कृष्ण कुमार सैनी सर, मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपके लिए भर भर के मिठाई लाऊंगा। इतना हो गया आपका नोट, एक बार बताइए, फिर मैं बता दे रहा हूँ सर जी, तो आपका भी कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हो। इतना हो गया, मतलब नीचे का नहीं लिखना, यहाँ पर ये ऊपर वाली 4 लाइनें लिखनी थी, लिख ली। अब ध्यान देना, पहले ये समझ लेते हैं, फिर वो देख लेंगे खादर और बांगर वाला जो आपका बात है। अम्लीय भूमि क्या होती है, ध्यान रखना। आपने नाम सुना होगा, 2 नाम, एक तो अमल और क्षार। ध्यान देना, एक आपने नाम सुना होगा अम्ल, और एक नाम सुना होगा क्षार। और इन्हीं के आधार पर मिट्टियों को भी 2 प्रकार से बांटते हैं, एक तो अम्लीय मिट्टी और एक कौन सी, क्षारीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी क्या होती है, क्षारीय मिट्टी क्या होती है, तो ध्यान रखना, एक आपका पीएच स्केल आपने नाम सुना होगा, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल है, इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा। किसके द्वारा, सोरेनसन नामक, सोरेनसन नामक एक व्यक्ति हैं या वैज्ञानिक है। इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। किसका विकास, पीएच स्केल। और इसका जो पैमाना होता है आपका, इसका जो पैमाना होता है वो क्या है, 0 से लेकर 14 के मध्य होता है। 0 से लेकर 14 के मध्य इसका क्या होता है, पैमाना होता है। ध्यान से समझना इसको। अब इसका पैमाना की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर, एक स्केल है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है आपकी, 0 से, और ये खत्म कहाँ पर होता है, लास्ट इसकी डिजिट क्या होती है, 14। जैसे आप स्केल लेते हो ना, वो 0 से शुरू होता है और 15 तक जाता है, छोटे वाला। तो वैसे ही एक स्केल होता है जो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा, आपके 14 तक जाता है। और इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, 7। इसका मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच का मध्य का जो पॉइंट है वो क्या होगा, 7। और ये क्या है, उदासीन पॉइंट होता है। उदासीन पॉइंट का न तो खट्टा न ही कड़वा। क्षार का मतलब क्या होता है, कड़वा। जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं वो अम्लीय होती हैं, जितनी भी कड़वी चीजें आपको जो भी हैं वो सारी की सारी कौन सी होती हैं, क्षारीय होती हैं। और पीएच जिसका मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। अगर इस पीएच का कोई भी मान अगर 7 से कम होगा, यानी 7 से 0 की तरफ होगा, वो क्या होगा आपका, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। और इस 0 से 7 से 14 के बीच में कोई किसी का भी मान होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा, क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। ठीक है। अब ध्यान देना, जिस भी मिट्टी का पीएच मान है 7 से कम आएगा, वो मिट्टी क्या होगी, आप कहेंगे सर वो मिट्टी अम्लीय मिट्टी होगी। कौन सी होगी, अम्लीय मिट्टी होगी। और जिस भी मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होगा, वो कौन सी होगी, क्षारीय मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। ठीक है। और आपको पता है कि भाई आपके भी जो सुबह सुबह आपने देखा है कि आजकल तो आप कोलगेट वगैरह करते हैं, प्राचीन समय में पहले वाले लोग हैं किसकी दातुल करते थे, नीम। नीम में मीठा होता है, कड़वा होता है, कड़वा होता है। तो आप कहेंगे नीम में अम्ल होता है या क्षार होता है। और आपको पता है जो आपका जो अमाशय है, जो आपका पेट है, यहाँ पर एक एसिड है, अम्ल है, वो स्त्रावित होता है। आपने थोड़ा बहुत अगर आपने साइंस पढ़ी हो, और वो क्या है, HCl। क्या होता है, और ये क्या होता है, एक अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। इसका 1.5 के आसपास क्या है, वैल्यू होती है, ध्यान रखना। तो ये आपके रात भर जब आप सोते हैं तो आपको क्यों कहा जाता है सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी की प्रकृति ज़्यादातर क्या है, उदासीन होती है। ठीक है। तो आपका जो पेट में रात भर जो एसिड बनता है, अम्ल बनता है, तो वो क्या है, पानी पीने से थोड़ा क्या होता है, उसका लेवल कम होता है। उसके बाद में जब आप नीम की दातुल करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि कड़वापन सारा थूक ही देते हो आप, कुछ कड़वापन आपके अंदर भी जाएगा, शरीर में भी। और इसलिए जो आपका पीएच मान है ये तो क्या है, खट्टा है। ये तो क्या है, अंदर खट्टा है। और आपने थोड़ा सा क्षार है, आपने वो आपने भेज दिया, तो जो आपका पेट का जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। लेकिन आजकल तो आपको विभिन्न प्रकार की कोलगेट वगैरह है वो आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें
कम झाग की अलग है, ज़्यादा झाग की अलग है, मीठी अलग है, कड़वी अलग है। और ध्यान देना, जितने भी आप कोलगेट क्यों करते हैं आप, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं आपकी जो लार होती है, लार हल्की सी एसिडिक फॉर्म की होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। और जब आप रात को खाना खाकर सो जाते हैं तो रात भर आपके दांतों में जो खाना फंसा है वहां पर क्या है, अम्ल जमा हो जाता है, एसिड। और आप देखेंगे अगर आप प्रॉपर ढंग से दांतों को साफ नहीं करते तो वहां पर वो भंगूर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड वाली फॉर्म है, दांतों को गलाने का काम करना शुरू कर देती है। और सुबह ब्रश करने का कारण, रीजन यही है कि रात भर आपके दांतों में, पानी पिलाओ भाई उनको, जहां पना उड़ जाइए। एक तो आप ऐसे मैदान में बैठे हैं कि आसपास सारी भदवाड़ है। कोई है ही नहीं जो आप की नजर भी सीधी जाती है कि हाँ भाई कोई बैठा है वहां पे। और और उसमें भी कोई नहीं, पानी वानी पिलाओ भाई उसको। ठीक है। तो कहने का मतलब आपके दांतों में जो एसिड जमा हो जाता है उसी में फिर क्या आप सुबह ब्रश करते हो तो उसमें क्या होता है, वो एसिड हटता है। और ध्यान रखना, जितने भी आप कोलगेट करते हो, अपने हिंदुस्तान की एक बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि आप जो कोलगेट करते हैं ना, कोलगेट, उसमें लगातार अगर आप कोलगेट करते हैं तो उसमें कैंसरकारी तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और जो आपने यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कोलगेट होती है उस पर एक चेतावनी नहीं लिखी गई। जितने भी यूरोपीय देशों में जाओगे ना, वहाँ पर जो भी कोलगेट होती है उसमें जैसे अपने एल्ड्रिन वगैरह होती है ना, जो जहर वाली चीज़ें होती हैं, उस पर नीचे लिखा होता है ना, बच्चों से दूर रखें। आपने देखा होगा कोई ऐसी। और जो वहाँ पर जो फॉरेन में आप जाएंगे तो जो कोलगेट है, उस कोलगेट के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि 6 साल से या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे क्या रखें, दूर रखें। और अपने हिंदुस्तान में जितनी भी माताएं हैं क्या करती हैं, वो कलरफुल वो लाती हैं, वो गुड्डे वाली सी कोलगेट वाली वो ब्रश जिसपे गुड्डा बना होता है, ठीक है। और उस गुड्डे पे उस बच्चे को रखी कोलगेट, और कोलगेट रख के दे देती हैं। छोटा सा बच्चा है, और जहाँ पर जिस चीज़ के लिए विदेशों में साफ साफ लिखा होता है कि इसको आपके 8 या 10 साल के कम उम्र के बच्चों को इसे क्या रखें, दूर रखें। और यहाँ पर वो कोलगेट और बच्चा उसको चाटता ही है, उसको करता थोड़ी है, उसे थोड़ी करनी है, वो मीठी मीठी सी लगती है, वो चाटता रहता है, खाता रहता है। और रोजाना उसको सुबह पहले भर के दे देते हैं, और उसको भी आदत हो जाती है रोजाना लेके मम्मी डाल दो है। और वो वहाँ पे उसको, कहने का मतलब एक कैंसर है उसके अंदर क्या कर रहे हो, आप पैदा कर रहे हो, ठीक है। और इसमें भी बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। इसमें भी जितने भी आप फूड प्रोडक्ट खाते हो, आपको ध्यान होना चाहिए कि जितना भी आप मार्केट से सामान खाते हो, मैगी खाते हो, पिज्जा खाते हो या बर्गर खाते हो, जितने भी ये बनाने वाली कंपनियां होती है ना, पिज्जा बर्गर, इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। किसकी वजह से? जितनी भी मेडिकल जो कंपनियां होती है ना, जो दवाई बनाने वाली कंपनियां होती हैं, वो इनको पता नहीं कितने करोड़ रुपए देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि आप बर्गर खा रहे हो, अब वो मेडिकल कंपनी है जो आपको कहेगी एक विशेष प्रकार का कैंसर है, जो इस प्रकार के जो आप पदार्थ खाओगे तो मानव में क्या होता है, पैदा होगा। अब वो उस बर्गर वाली कंपनी के पास में जाती है जो पाव बनाती है, उसे कहेगी आप थोड़ा थोड़ा ये केमिकल है आप इसमें डालना शुरू कर दो। तो एकदम से आदमी नहीं मरता उसमें, धीरे धीरे वो खाता है तो वो रोग उत्पन्न होता है। अब वो रोग उत्पन्न होगा तो वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास में। और डॉक्टर कहेगा भाई इस रोग की बीमारी की जो दवा है ये है। अब वो कंपनी को बना रही है जो दवा, अब वो कंपनी की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो इसलिए ध्यान रखना, जितना भी आप मार्केट में फूड खाते हैं, जैसे मैगी खा रहे हैं और खा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल अनिवार्य रूप से हैं जो किसी ना किसी मेडिकल कंपनी के द्वारा उसमें डलवाए जाते हैं। ऐसा नहीं उसमें नेसेसरी नहीं, आवश्यकता नहीं है उसमें, लेकिन जानबूझ कर डलवाए जा रहे हैं कि एक लंबे समय तक बहुत सारी जनता है इसका प्रयोग करेगी, और प्रयोग करेगी तो ये उसके अंदर पक्का ही ये रोग होगा, और ये रोग होगा तो क्या होगा, मेरी दवाइयाँ हैं वो क्या होंगी, बिकेंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको आप दूर रखना। तो हाँ, क्या बहुत सारी सर्वे आ रखी हैं इसमें। आप क्या? नहीं नहीं, बाहर का मैं नहीं खाता, मैगी बर्गर वगैरह ये तो नहीं खाता मैं। है कोलगेट है, कोलगेट जो एक तो मीठी कम हो सबसे, और एक झाग सबसे कम दे, ठीक है। दंत कांति है वो आप करवा सकते हो, वो भी ठीक है, ठीक है। अगर आप में ज़्यादा ही अगर अगर ठंडे गर्म की अगर ऐसी कोई समस्या है तो सेंसोडाइन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कई कई वेरिएंट आते हैं सेंसोडाइन वाला, ठीक है। बाकी जितनी ज़्यादा मीठी कोलगेट आपको बाजार में मिल रही है उनको सबको हटा दें। जैसे क्लोजअप आती है सबसे ज़्यादा मीठी, तो मेरे को वही लगती है, ठीक है। और उसमें भी उसका रंग भी ऐसे लाल कलर का होता है, जेल जैसा, ठीक है। और सबसे अच्छी कोलगेट मैं बताऊं, नीम की दांतड़ है, घर से ले आओ, नीम की टहनियाँ काट कर, जल्दी से सूखती और नहीं है, ठीक है। और सूख भी जाए तो रात को पानी में डाल के सो जाओ, सुबह उठा के उसको कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए इधर आइए। अब ध्यान देना, कहने का अर्थ है जिस मिट्टी का जो पीएच मान है 7 से कम होगा, यानी 0 से लेकर 7 के मध्य होगा, वो मिट्टी कौन सी होगी? अम्लीय। और जिस मिट्टी का जो पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होगा, वो मिट्टी क्या होगी आपकी? क्षारीय मिट्टी होगी। अब आज ये सब चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया है, ठीक है। आपके राजस्थान वाले में नहीं पूछेगा, कभी इंडिया वाला जो पार्ट है उसमें बेशक पूछ लेता है, जिसमें साइंस का पार्ट आपका जुड़ेगा। अब यहाँ पर हमने लिखा कि भाई अम्लीय मिट्टी, एसिडिक मिट्टी क्या होती है, देखो यहाँ पर दिया है, ये देखो न्यूट्रल लिखा हुआ है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। ये कहाँ पर आपके
7 के ऊपर है। इसके नीचे जब जाओगे, जितना इसके नीचे की तरफ जाओगे अमल की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। कहने का मतलब जितना 0 की तरफ आप जाओगे, 1 की तरफ जाओगे, वहां पर उतनी ही ज़्यादा क्या है, अमल की मात्रा बढ़ेगी। और इधर जितना आप 14 की तरफ जाओगे, उस वहीं पर आपको एल्काइन यानी क्षारीय जो प्रकृति है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं पर अगर हम बात करें, देखो पीएच है, इस मिट्टी का जो पीएच मान है वो क्या होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी, आपकी अम्लीय। उसके बाद में कहेंगे, देखो पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है। ठीक है, लवणीयता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम और गोबर है। तो उसी में कहने का मतलब जहां पर जिस मिट्टी में लवणीयता की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर क्या है, एसिडिक फॉर्म है आपको देखने को मिलेगी। और इससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अम्लीय जो मिट्टी होती है उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रॉक फॉस्फेट लिख दिया वहां पर, जिप्सम लिख दिया वहां पर, या और अन्य प्रकार के 2 ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर आप कहेंगे सर किसका प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिप्सम का। और गोबर की खाद यानी आपका जो गाय भैंस का जो गोबर होता है उसका आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लवण रोधी फसलें लगा सकते हैं। लवण रोधी फसलें हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवण रोधी फसल है वो आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें आपकी बरसीम है, चावल है, गन्ना है, इस प्रकार की जो है आपकी ढेंचा भी एक आपकी एक फसल आती है, ढेंचा, उसको भी आप उगा सकते हो। तो इस प्रकार की जो फसलें होती है वो क्या है, लवण रोधी फसलें होती हैं। ठीक है, अभी आप इसमें लिखेंगे, पहले तो लिखें अम्लीय मिट्टी, उसमें लिखें इस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, उसमें लिखें पीएच मान है। सर आपका भी यूट्यूब चैनल है, अभी ओम प्रकाश अभी तो नहीं बनाया है, कभी भविष्य में बनेगा तो बताएंगे। सोच तो रखा है कि पर समय ही नहीं मिलता, क्योंकि बनाने से क्या फ़ायदा है जब तक उसमें कोई अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए नहीं डाल पाए। तो अभी बना के रख दें और उसमें कोई समय ही नहीं दे पाए, उसको तो मतलब क्या है। तो थोड़ा सा अभी बुक वाला काम है, ये आज हो गया पूरा फाइनल। आपकी जो रामबाण किताब है वो फाइनल प्रिंटिंग पे लग चुकी है। अब 5-7 दिन उसकी बराबर प्रिंटिंग चलेगी और 28 तारीख को आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है ऑफर, ऑफर का तो मेरे को नहीं पता। हाँ, बर्थडे वाले दिन तो ऑफर मिलेगा भाई आपको। हाँ, तो मेरे को क्या सर को बोला करो, सर भाकर है, पीआरपी पब्लिकेशन में अलग है और आप क्या, चेतन कुमार क्या पढ़ रहे हो, पीआरपी बुक में अलग है और आप पढ़ा अलग रहे हो, मतलब समझा नहीं मैं क्या पूछ बोलना चाह रहे हैं आप। पिंकू वर्मा, खंडित शिवलिंग कहाँ पर है, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पे थी आपकी, याद करो, मैंने लिखवाया था बांसवाड़ा में बनेश्वर धाम। मैंने कहा था एकमात्र ऐसा है जहाँ पे खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, लिखवाया है आपको। कितना हो गया आपका, अशोक टेक्निकल हेल्पर का कम से कम 1 महीने से पहले तो नहीं होगा, 1 सवा महीना तो आप मान के चलिए कम से कम। ठीक, 1 सवा महीने से पहले नहीं होगा पेपर। अभी उसका फॉर्म का भी अभी चल रहा है, कब तक क्या है क्या नहीं है वो तो देखो एक बार। सतीश चंद्र गुरुजी राम राम, बिल्कुल राम राम। एक करंट वाला काम आपका जो शुरू करना है मेरे को, वो जरूर मैं करवाऊंगा आपका करंट वाला। ठीक है, तो करंट का रोजाना का कोई पीडीएफ है, जैसे क्लास में ही सबसे लास्ट में 10 मिनट का एक पीडीएफ ले आए। ठीक है, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाए और 10 मिनट में यहाँ पर जल्दी जल्दी से लास्ट में एक बार समझा देंगे आपको, या तो ऐसे करेंगे। है, कम से कम 6 महीने की तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको। देखो जीके का मैं बता देता हूँ, नए जिलों के बेस पे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा जैसे कि हमने कह दिया, जैसे एक फलोदी वाला पार्ट है। अब फलोदी वाले पार्ट में कितने किलोमीटर की सीमा लग रही है किसी को नहीं पता, अभी तक ऑथेंटिक डाटा नहीं आया है। कई किताबें कुछ लिख रही है, कहीं 42 है, कहीं 26 लिख रही है, कोई 35 लिख रही है, कोई कितना लिख रही है। ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन इतना पक्का पता है कि सबसे कम लग रही है। इसमें कोई किताब का कोई दो राय नहीं है कि सबसे कम सीमा किसकी लग रही है, फलोदी की लग रही है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान के साथ में फलोदी की कितने किलोमीटर सीमा लग रही है। हाँ, पर यह पूछ सकता है कि पाकिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो कहने का मतलब डाउट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई जिसमें डाउट है और उसको पूछ लिया, वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, इतना हो गया सभी का, बचा है किसी का। हाँ, रामबाण का उसी में शॉर्ट में किया है बिल्कुल। मोहित यादव सर क्लास 4 घंटे की कर दो, देखते हैं बरसिम को। बरसिम क्या है कि देखो, बरसिम क्या होती है, खाने की फसल होती है कि बरसिम पशुओं का एक चारा होता है, ध्यान रखना। बरसिम है एक पशुओं का चारा होता है, जैसे मेथी देखिए ना, मेथी कैसे पत्ते होते हैं वैसे से उसके पत्ते आपको दिखाई देंगे। वैसे ये घास का एक फॉर्म है जिसको आप लगाते हैं, उसका जो प्रयोग है किसमें करते हैं, पशुओं को खाने के लिए। जय सर, न्यू ऑफलाइन बैच आ सकते
सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हो आप, एक ऑफर ऑफिस में बात कर लीजिए, बिल्कुल आ सकते हैं। इतना हो गया, चले। उसके बाद में देखो सेम की समस्या क्या होती है। देखो यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ के साइड के कितने हैं? आप गंगानगर हनुमानगढ़ के साइड आप, तो उधर आपने देखा होगा सेम की समस्या। सेम की समस्या क्या होती है मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार समझ ले। उसके बाद में इस प्रकार से क्या पानी से भरे हुए खेत से आपको नजर आएंगे। उस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेना। अभी क्या है कि जैसे आपको पता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो बेल्ट है वहां पर क्या है, आपने नहर बना दी। क्या बना दी? नहर। क्या बना दी? नहर। और अभी भी जो ज्यादातर नहरें हैं वो क्या है, पक्की नहीं है, ध्यान रखना। पक्की नहरों का मतलब क्या है, एक तो आपने सीमेंटेड बना दी नहर को, और ज्यादातर नहरें ईंटें जमा के बनाई जाती हैं। ईंटें जमा के मतलब क्या होता है, जब पानी आएगा तो उसमें बहकर आगे चला जाएगा, और बाकी क्या है वहां पर जितना अगर उसमें पानी भरा है तो धीरे धीरे क्या होगा नीचे। अब मान लेते हैं कि ये नहर है, ये नहर है आपकी आ रही है, और इसमें पानी भरा है, तो इसका जो नीचे का जो तल होता है वहां से पानी धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होगा, रिसना शुरू होगा। होगा। अब सपोज कीजिए ये नहर है, इस नहर का पानी है यहाँ पर नीचे रिसा है, और यहाँ पर कोई खेत है। ठीक है, मैं इधर बता दे रहा हूँ। एक तो यहाँ पर अगर का कोई खेत है आपका, कोई भी खेत है, और इस नहर का पानी धीरे धीरे भूमिगत हो रहा है, और जो खेत के जो नीचे की भूमि है, समझना, इस खेत के जो नीचे की जो भूमि है ना, ये पानी यहाँ से रिसा और उस खेत के नीचे वाले भाग में यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, भर गया नीचे वाले हिस्से में। और किसान क्या करता है, जब सिंचाई का समय आता है तो वो क्या करता है, इस नहर से एक पाइप लगा के ऊपर से पानी और भर देता है इसमें। तो कहने का मतलब इस जमीन का जो नीचे का जो भाग है उसमें तो पहले से पानी क्या है, ज्यादा है, और ऊपर से आपने इसको पानी से और भर दिया ऊपर वाले को। अब क्या हो गया, दोनों की दोनों आपस में पानी की जो लेयर है आपस में क्या होगी, मिल गई। और आपको ये भी पता है जो निचला भाग होता है उसमें जैसे चट्टाने होती है, उसमें क्या है, लवणता की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है? जैसे आपके माइकासिस्ट की चट्टाने होती है, इस प्रकार की चट्टाने नीचे। अब ये जो नीचे की जो पानी इसमें भरा है तो उसके साथ में ये लवण मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब क्या होता है, नीचे का पानी लवणता के साथ में अब क्या है, धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। क्या है? ऊपर आने लगता है। जो नीचे का लवण है ये क्या है, इस जो जमीन के ऊपर वाले जो भाग है इसके ऊपर आकर जमा हो जाता है, तो ऊपर वाली सरफेस का रंग क्या हो जाता है, सफेद। क्या हो जाता है? एक सफेद आपका लवण या नमक सा उसके ऊपर क्या है, जमा होना शुरू हो जाता है। अब ये भूमि देखो, अब नीचे भी पानी है ऊपर भी पानी है। अब ये भूमि है ये क्या, दलदली भूमि हो जाती है। कैसी भूमि हो जाएगी? दलदली। आप जब सूरतगढ़ से जब आप जाएंगे बड़प्पल रोड पर, सूरतगढ़ से बड़प्पल रोड पर जाएंगे तो वहां पर बीच में एक बहुत बड़ा आपको सफेद मिट्टी का ऐसा लग रहा है, बिल्कुल प्लेन भूमि दिख रही है आपको। उसके ऊपर न किसी प्रकार के ऐसे, जो कोई मूवी है, मूवी की शूटिंग करना चाहो तो बहुत अच्छी लोकेशन है, लोग जाते हैं वहां पे फोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, वहां पर है। लेकिन उस भूमि पर जब आप जाओगे, जब आप कूदोगे ना उस पे, तो ऐसे झूले लेती है वो मिट्टी सारी की सारी, मतलब स्पंज हो रखी है। नीचे क्या है, आप उसमें दलदल नीचे डूबोगे नहीं, आपके पैर नीचे नहीं जाते उसमें, पर वो मिट्टी ऐसे झूलती रहती है ऐसे। तो उसमें आप कूदोगे तो वो मिट्टी ऐसे उछाल से आपको देगी ऐसे, और पूरी मिट्टी सफेद तरीके से क्या है, बिछी हुई है। और वो सारी की सारी समस्या किसकी है, सेम की समस्या। क्यों है? क्योंकि नीचे इन नहरों का जो नीचे जो आपने पानी डाला है वो नीचे की जो इसकी जो सतह है भूमि की, वहां पर जाकर जमा हो गया। ऊपर से आपने और पानी डाल दिया तो दोनों ही क्या हो गए, ऊपर से नीचे तक मिट्टी की क्या होगी, सारी की सारी दलदली मिट्टी में क्या होगी, परिवर्तित होगी। और इसी समस्या को क्या कहते हैं, सेम की समस्या कहा जाता है। और ये कहां पर मिलेगी ज्यादातर, आप कहेंगे सर नहरी सिंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी। जहां जहां नहरों का पानी पहुंच रहा है वहां पर यह समस्या आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सेम की समस्या क्या होती है। तो ध्यान रखना, सेम की सर्वाधिक समस्या मैंने कहा नहर, इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर जो सिंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर सिर्फ वहीं पे पाई जाएगी जहां पर क्या है, नहरें हैं। उसके बाद में लिखा नहरों की दृष्टि से सर्वाधिक सेम प्रभावित जिला कौन सा है आपका, हनुमानगढ़। उसके बाद में सर्वाधिक सेम प्रभावित गांव कौन सा, मैंने अभी बताया बड़ोपल। मैंने कहा सूरतगढ़ से जब आप बड़ोपल जाएंगे तो रास्ते में ही आपको ये मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे सर जो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का जो कार्यालय है वो कहाँ पर, ये तथ्यात्मक जानकारी नीचे आ गई। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सेम या जल अधिक्य की समस्या। राजगो, लक्ष्मण सिंह रजगो, समझा नहीं मैं रजगो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौरव शर्मा, वो किताब है उसमें टू द पॉइंट, उसमें शॉर्ट में लिखा गया है, उसमें उसमें सारे के सारे तथ्य हैं टू द पॉइंट, वहां पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा गया है उसमें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर उसमें सीधा डाला गया है। बिल्कुल अशोक चौधरी वैसे ही करवाएंगे। सतीश चंद्र गुरुजी आपने मुझे सर जी मुझे रिव्यू चाहिए, आपने केवला देव को परवन नदी का क्षेत्र बताया है पेपर में। ठीक है, मैं समझा नहीं उसमें, परवन नदी भरतपुर अपवा क्षेत्र की बात हो रही है उसमें। अपवा क्षेत्र देखो, परवन नदी अलग होती है और अपवा क्षेत्र अलग होता है। जैसे परवन की कोई सहायक नदी है वो भी उस अपवा क्षेत्र के अंतर्गत उसमें क्या होंगी, सतीश शामिल होती है।
हाँ भागीरथ सफेदा नहीं, आपका यूकेलिप्टस का जो पौधा है वो आप लगाते हैं, मैं लिखवा दूंगा आपको यहाँ पर। यूकेलिप्टस का पौधा क्यों लगाया जाता है कि यूकेलिप्टस की जो जड़ें होती हैं काफी गहराई तक जाती हैं, और सबसे ज्यादा पानी पीने वाला अगर कोई पौधा है, क्योंकि सेम की समस्या क्यों हो रही है, पानी ज्यादा है, और वहां पर आप ऐसे पौधे लगा दो जो पानी ज्यादा पीते हो, तो वो धीरे धीरे वो सेम की समस्या क्या होती है, समाप्त होने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, सफेदा है, परमानेंट उपचार नहीं है। परमानेंट उपचार का मतलब अगर आपने सफेदा लगा दिया तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता, वैसे समाप्त हो जाएगी। जहां जहां सफेदा लगा है वहां वहां पर जो बंजर भूमि का विकास भी हुआ है। आप एक समस्या से तो निजात पा लेंगे सेम की, लेकिन भूमि की जो अनुपजाऊपन है या बंजर भूमि का विकास भी आप साथ साथ वहां पर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जितने क्षेत्र में आपका यूकेलिप्टस यानी सफेदे का पौधा होता है, जितनी जगह वो कवर करता है उसके नीचे फसल नहीं होती है, ध्यान रखना। एक तो उसकी पत्तियां होती है, उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो अम्लीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण कर देता है। उसके अलावा जो उसकी पत्तियां हैं जल्दी से गलती नहीं है, आप देखना वहां पर सफेदी की पत्तियां हैं बिल्कुल ब्लेड के जैसी, बिल्कुल पैनी पैनी से आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जल्दी से गलती नहीं है। उसके बाद में अगर जिस भी क्षेत्र में वो लगाया है तो उसके नीचे का जो बीज है सही ढंग से अंकुरित नहीं हो पाता। दूसरा है वहां पर जो पानी है जो पौधों को मिलना चाहिए वो सारा का सारा कौन सोख लेगा, खुद यूकेलिप्टस सफेदा सोख लेता है। तो इसलिए आप सेम की समस्या से तो निजात पा लेते हैं, लेकिन बंजर भूमि का विकास आप कर लेते हैं। वैसे तो सेम भूमि है वो भी बंजर भूमि है। ठीक है सतीश सर जी, मेरे पेपर में 29 नंबर आए पर भरतपुर बड़ा गलत माना। कौन से पेपर की बात कर रहे हैं आप पेपर सतीश? पॉइंट में लिखवाओ सर, बोल बोल कर। ठीक है जीतू कुमार। क्या? बिल्कुल चला रखिए परियोजना में। उसमें देखो क्या होता है, एक तो क्या है कि ऐसी फसलों का वहां पर विकास किया जाता है जो लवण प्रधान फसलें हैं। दूसरा है उस परियोजना में जितने भी आपकी जो कच्ची नहरें हैं उन कच्ची नहरों को क्या किया जा रहा है, पक्की किया जाएगा। और किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर खेत में पानी की पर्याप्त मात्रा है तो अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, अपने यहाँ पर डार्क जोन है। डार्क जोन बने क्यों है अपने यहाँ पे पता है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अपने भूमिगत जल की, जैसे सबसे ज्यादा हरियाणा का जो बेल्ट है वो क्या है कि नहर है जब, तो वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र के डार्क जोन में है। हुआ ये कि जब ये हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ आपका, तो उस समय सरकार ने बिजली फ्री में दी। क्या दी? बिजली फ्री में दी। और नलकूप है ना, ये आपके ट्यूबवेल खुदवाते हैं, और इसके लिए उन्होंने सरकार ने सब्सिडी देना शुरू किया कि ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान है वो क्या करें, वहां पर ट्यूबवेल करें और अपने यहाँ पर सिंचाई की सुविधा को क्या करें, उन्नत करें। और उस समय जिस इंसान को ये पता है कि भाई जो बिजली का बिल नहीं भरना, तो वहां पर किसानों ने क्या किया, रात को मोटर चलाई, खेत में पंप डाला, और घर आके आराम से सो रहे हैं, और सुबह तक वो चल रही है चल रही है। कहने का मतलब जिस फसल को आपको 1 घंटे में पानी की जितनी आवश्यकता होती है, उसके लिए उस फसल को आप 12-12 घंटे क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो हुआ ये कि भाई आपका जो भूमि का जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो क्या हो गया, बिल्कुल ही समाप्त हो गया। अभी देखो वर्तमान में राजस्थान के भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भूमिगत जल है या ग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जैसे झुंझुनू वाले पार्ट के उधर के कई होंगे तो वहां पर सारा का सारा कुछ क्षेत्र विशेष ही ऐसा है जहां पर पानी देखने को मिलेगा, बाकी ज्यादातर सारे के सारे क्या है, डार्क जोन में जा चुके हैं। और इस वाले बेल्ट में पानी कम होने का दूसरा कारण एक अरावली पर्वतमाला का भी होना है। क्यों? क्योंकि अरावली की अगर बात करते हैं उसकी जड़ें ऐसी हैं, अगर आप यहाँ पर देखो, इतना पार्ट है आपका, ये आपका अरावली क्षेत्र जोन में है आप, और इस वाले पार्ट में, इतने वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जो जो क्षेत्र आएगा ना वो डार्क जोन में ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर वर्षा हुई, क्या हुई, वर्षा। अब वर्षा का पानी आया तो यहाँ पर गिरा तो है वर्षा का पानी, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, भूमिगत होगा, नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो नीचे जो अरावली का जो ढाल है, अब बताओ इस ढाल के ऊपर ये पानी रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। और इसी के सहारे ये पानी है, इस ढाल के सहारे आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जहां पर ये अरावली खत्म होगी यहाँ पर जाकर ये क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू होगा। अब यहाँ पर चाहिए आप 1,000 सेंटीमीटर वर्षा करवा लो, 1,000 सेंटीमीटर वर्षा करवा लो, लेकिन यहाँ पर भूमिगत जल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है और ये ढाल प्रवणता के कारण ये पानी कहाँ पर आगे, चोमू वाला बेल्ट देख लो, चोमू, यहाँ पर पानी खत्म नहीं होता कभी, ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि चोमू इस वाले पार्ट में है अरावली के, क्योंकि ये ढाल के अनुसार इधर वाला पार्ट है ये तो डार्क जोन में, और यहाँ पर जो इसका ढाल खत्म हो रहा है वहां पे क्या आपको पानी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया सबका। उसी में आगे लिखे हैं यहाँ पे केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखना कि राजस्थान, ये राजस्थान का केंद्रीय है, तो केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, भू संरक्षण का मतलब भूमि का जो संरक्षण करना है, उसके जो बोर्ड के जो कार्यालय है राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, आप कहेंगे जयपुर और सीकर में, जयपुर और सीकर में। नोट डाल के लिख लेना, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे कर लेना या तो। ठीक है, वहीं पर राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का मतलब क्या है कि आपकी मिट्टी है उसमें क्षारीय की मात्रा अधिक है, लवणता की मात्रा अधिक है, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस मिट्टी की क्या करवानी पड़ती है, जांच करवानी पड़ती है। और इसकी जो पहली जो प्रयोगशाला है आपकी कहाँ पर है, जोधपुर में। सर जी % 22 को देखो पेपर का सर जी। ठीक है, मैं पेपर देख लूंगा सर, सतीश मैं एक बार चेक कर लूंगा, कोई नहीं।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान देखो कॉपर लिमिटेड कंपनी है, वो पूरे झुंझुनू क्षेत्र में नहीं है, ध्यान रखना भागीरथ। वो सिर्फ और सिर्फ आपका खेतड़ी कॉपर का जो बेल्ट है वहां पर है, तो वहां वाले बेल्ट में आप मान सकते हो। लेकिन डार्क जोन है वो तो क्या है कि आपके झुंझुनू के काफी, झुंझुनू ऐसा तो है नहीं कि 5-10 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और आपका जो जितने भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इनकी अगर बात करते हैं ना, तो ये नीचे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहीं पर खुदाई होती है, जमीनों के नीचे खुदाई नहीं होगी वहां पर। अब तो क्या है कि बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, बिल्कुल ही। वहां पर क्या है कि शुरुआती दौर में सबसे एक नंबर की, भारत की सबसे टॉप की कंपनी हुआ करती थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। लेकिन लोगों ने क्या किया, वहां पर इतनी चोरियां की, इतने घोटाले किए, उसको क्या दिखाया, लॉस में दिखाया। और इतनी बड़ी कंपनी थी वो, बिल्कुल ही कहा जाता है कि आज से जो पिताजी वगैरह थे, जब भाई कहते हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो आज कहते जयपुर के जो हालात होते थे रात के 3-3 4-4 बजे तक, आज से 35 साल पहले वहां पर बाजार ऐसा हुआ करता था, रात को भर खुला करता था। उसे 3-3 4-4 बजे तक मार्केट ऐसा खुला रहा करता था, वहाँ पे सामान्य दुकानें खुली रहा करती थी और लोग ऐसे घुमा करते थे। इतना ज़्यादा डेवलप था वो आज से 35-40 साल पहले। और आज वहाँ पर जाकर देखोगे तो खंडर है, कबूतर रहते हैं वहाँ पर, एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर। वो जितने भी गवर्नमेंट के क्वार्टर वाटर बनाए हुए थे सब वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर कोई बिल्कुल गरीब किस्म का है या कोई मजबूरी में कोई वहाँ पर कोई क्वार्टरों में रह रहा है तो रह रहा है, बाकी वहाँ पर कुछ नहीं है, खंडर पड़े हैं सारे के सारे। है Z+ थी कभी, अब कहाँ Z+ सिक्योरिटी क्या करेंगे। अभी क्या है कि अभी तो वहां पर जो जो उसका परगलन वाली जो मशीनें हैं, जो मशीनरी वो बंद कर दी। अब वहां पर सिर्फ खुदाई होती है, खुदाई के साथ में वो जो कच्चा माल होता है वो ट्रकों में भरा जाता है और उसको भेज दिया जाता है कहाँ पर, आपके उदयपुर वाली में वहां पर भेज दिया जाता है, तो वहीं पर हो रहा है अभी। अब वहां पर उसको शुद्ध करने का जो काम है वो बंद हो चुका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे उसमें, राजस्थान की दूसरी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति रहने देना यहाँ पर, सीधा लिखना। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर, दूसरी कहाँ पर आपकी जयपुर में। जैसलमेर का नाचना गांव राजस्थान प्रसार के लिए, ये लिख चुके हैं लाइन, ये वापस मत लिखना, मैंने लिखवा दी पहले, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिला माना है, और जिलों के पुनर्गठन के बाद किसने शामिल किए जा रहे हैं, 16 किए जा रहे हैं इसमें, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने माने हैं। आप ये अपने जो पढ़ते हैं ना कितने जिले शामिल हैं, वो अलग हैं, अगर पूछा जाए तो ये कौन राष्ट्रीय कृषि आयोग है वो मानता है। मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार वाले दर्रे कौन से हैं, तो ध्यान रखना कौन से हैं आपके, मेठड़ी, बर और सांबर। उसी में आप लिखेंगे आगे, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी की स्थापना की गई है। इसको लिख लीजिए, आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन, काजरी के बारे में। हेलो। हो गया। सबसे ज्यादा गर्मी इसी रूम हॉल में रहती है। कितना और बच गया आगे, बस एक पेज और बचा है, जल्दी से लिख लीजिए इसको। वो हो गया था पीछे वाला, लिखो जल्दी से लिखो फिर एक बार। सुबह खाना वाना खा के आते हो या वैसे ही आते हो। हैं? मेरे गुरुजी तो खुद भूखे बैठे हैं। हैं? जाते कितने बजे हो यहाँ से, 2 बजे, 3 बजे? ती- तो हॉस्टल वालों को तो कहाँ से मिलता है, वो तो खा के नकी करके बर्तन समेट दे होंगे, बनाना होता है। तो फिर एक काम किया करो, जो 3 बजे बना रहे हो तो दोनों समय का एक साथ बनाया करो। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है, हम भी जब पढ़ते थे तो रात को 12-1-1 बजे कुकर की सीटी लगाते थे। जो नीचे वो आंटी होती थी, कहते इतनी रात को क्या कर रहे हो?"
इतना हो गया हो तो बताइए एक बार। 17 जून को विश्व मत्स्य दिवस है, वो बनाया जाता है। इसकी ये तो लिख लिया आपने, शायद नहीं लिखा। ये बड़ी चीजें आपने लिख ली होगी शायद, ध्यान आ रहा है मेरे को। नहीं लिखी थी, कोई नहीं, लिख लीजिए, नहीं लिखी तो। ये काजरी वगैरह का हम एक साथ पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है ना, वहाँ पे अभी नाम लिख लीजिए, वहाँ पर हम इसको पूरा का पूरा सारे है ना, काजरी जाफरी वगैरह ये जितने भी हैं सारे एक साथ लिखेंगे वहाँ पर हम। सर बोल बोल के लिखवाया करो। ठीक है, आगे बढ़े, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल के लिखवा दूँ। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं वो भी सर बोल के लिखवा दो। तो इतना हो गया, तो आगे बढ़े, मैं एक पेज है वो बोल के लिखवा दे रहा हूँ आपको। इतना हो गया सभी का? बचा है किसी का? हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ। आगे हेडिंग लिखो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग डालो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डालो। उस अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि। उसमें लिखो जैसलमेर। जैसलमेर। वहीं पर आगे लिखो, उसी के नीचे लिख देना प्रतिशत में सर्वाधिक भूमि। प्रतिशत में, प्रतिशत में सर्वाधिक बंजर भूमि। प्रतिशत में सर्वाधिक बंजर भूमि। उसमें लिख लेना जैसलमेर, डैश करके लिखना जैसलमेर। प्रतिशत में, प्रतिशत में सर्वाधिक बंजर भूमि। ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिशत में, प्रतिशत में सर्वाधिक बंजर भूमि। और ब्रैकेट में आप लिख लेना उसका प्रतिशत कितना, लगभग 54%। लगभग 54%। 54.8 मत लिखना, 08, सिर्फ इतना लिख लो, लगभग 54%। लगभग 54%। उसमें आगे लिखो दूसरा, प्रतिशत में न्यूनतम बंजर भूमि। प्रतिशत में न्यूनतम बंजर भूमि। न्यूनतम बंजर भूमि, डैश करके लिखना हनुमानगढ़। 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 ब्रैकेट में लिखना 0.17%। 0.17%। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना सर्वाधिक प्रतिभूमि, सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला। सर्वाधिक प्रति, ध्यान रखना बंजर भूमि अलग होती है, प्रति परत भूमि है वो अलग होती है। जिसको अपन पड़त कहते हैं ना, इसी में आप प्रतिभूमि भी लिख देते हो। सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला कौन सा है आपका? जोधपुर। प्रतिभूमि का मतलब ऐसा नहीं कि बंजर है तो वहां पर क्या है, लोग फसल नहीं कर रहे, खाली छोड़ दे रहे हैं फसल, खेत, वो जमीन को। हाँ, पड़त भूमि। यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर पड़त भी कर सकते हो आप, जो हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में पड़त। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में एक हेडिंग डालो, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। उसमें लिखना शुरुआत 1989 से 19
90 हो गया। उसमें लिखो शुरुआत कब की गई है, 1989 से 90। उसमें नीचे लिखना 10 जिलों में, अभी ज़्यादा हो गए हैं, ध्यान रखना, नए जिले गठित होने के बाद में। शुरुआत के समय इसमें कितने जिले थे, 10 जिले। अभी ये नाम रहने दीजिए, अभी ज़्यादा इसमें शामिल कर दिए गए हैं, नए जिले हैं वो भी कुछ शामिल हुए हैं इसमें। अभी देखो क्या आंकड़े आते हैं, कौन कौन से इसमें नए शामिल है, बस इतना लिख लेना। आपको विशेष रूप से अभी ध्यान रखना है कहाँ पर शुरू कब की गई है, 1989 से 19। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिखना मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, कब है, शुरू कब हुआ है, तो लिखना शुरू 19 फरवरी 2015 को। ब्रैकेट में लिखना जो गंगानगर का सूरतगढ़ है वहां से। पहले तो लिखना शुरू कब है, शुरू लिखना है, उसमें लिखना 19 फरवरी 2015। शुरू लिखना है नीचे, शुरू 19 फरवरी। ये किस, ये तिथि याद रखना, तिथि बहुत बार पूछी गई, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, ये तो राष्ट्रीय स्तर की योजना है, लेकिन शुरू कहाँ हुई आपके, राजस्थान से, इसलिए ज़्यादा अपनी राजस्थान में पूछी जाती है। और ब्रैकेट में लिखना सूरतगढ़, सूरतगढ़ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने देना, कोई नहीं पूछेगा। ब्रैकेट में लिखना सूरतगढ़ से। ठीक है, उसके बाद में लिखना वित्तीय, वित्तीय योग सहायता, या आप कहते ना योगदान, लिखना योगदान, नीचे लिखो योगदान, ऐसे लिखना योगदान। तो आगे लिखना केंद्र राज्य, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य, और केंद्र के नीचे लिख देना योगदान, या सहयोग भी कह सकते हो इसमें, ध्यान रखना योगदान और सहयोग। तो 75% तो लिखना केंद्र के नीचे, और राज्य के नीचे लिखना 25%। ये भी प्रतिशत भी पूछा गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा हेल्थ कार्ड है, उसमें केंद्र राज्य सहयोग है, कितने प्रतिशत का है, तो केंद्र सरकार का सहयोग कितना है इसमें, 75%, और राज्य सरकार का कितना है इसमें, 25%। इस चीज को ध्यान में रखना। और उसी में आगे नीचे लिखना ध्येय वाक्य, केंद्र राज्य जो योगदान है 75-25% लिखना है, और उसके नीचे लिखना ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य का मतलब स्वस्थ, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना, इसको भी इंपोर्टेंट करना। जो ध्येय वाक्य है वो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मृदा हेल्थ कार्ड है जो, उसका ध्येय वाक्य क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखना। तो स्वस्थ धरा खेत हरा। एक लास्ट में एक नोट डाल के आप लिख लेना, 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तित करके राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड कर दिया गया। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने अलग से इसको यहाँ पर डाला है। सबसे नीचे वाली लाइन है, नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट डाल के आप लिखेंगे 22 दिसंबर 2016 को, 22 दिसंबर 2016 को, 2016 को राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड, राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन कर, का नाम परिवर्तन कर, का नाम परिवर्तन कर राजस्थान बंजर भूमि, नाम परिवर्तन कर, नाम परिवर्तन कर राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, राजस्थान बंजर भूमि एवं, राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह, चारागाह विकास बोर्ड, चारागाह विकास बोर्ड किया गया, चारागाह विकास बोर्ड किया गया। है गंगानगर,
सूरत गुजरात में पड़ेगा। सूरत अलग है, सूरतगढ़ अलग है, ध्यान रखना। सूरत गुजरात का है, सूरतगढ़ अपना राजस्थान का है। ठीक है, इतना हो गया सभी का। यहाँ पर आपका मिट्टी वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था सरजीत का, तो उसके ऊपर एक और चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि सर एक तो भाबर और एक बांगर, भाबर और बांगर में कोई डिफरेंस है वो पूछे है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा ये टॉपिक आपका लगभग आपका 2 घंटे का टॉपिक है पूरा का पूरा। ठीक है, ध्यान रखना, जब भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो भौतिक प्रदेश में सबसे पहले पढ़ते हैं आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? पर्वतीय यानी हिमालय पर्वत। दूसरा आप मैदान पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं आप? मैदान को। तीसरा आप पढ़ते हैं पठार को। चौथा आप पढ़ते हैं तटीय क्षेत्र। और पांचवा पढ़ते हैं द्वीप। और आपके छठा पढ़ते हैं आप उसमें जितने भी डेल्टा मरुस्थल वगैरह। जब मैदान पढ़ते हैं ना तो मैदान को भारत में जो मैदानी भाग होता है, मैदानी भाग को आप 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। और ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो भाबर प्रदेश, कौन सा होता है? भाबर प्रदेश। एक आपका तराई प्रदेश, और एक होता है आपका जलोढ़ मैदान। क्या है? जलोढ़ मैदान। ठीक है, और जो जलोढ़ मैदान होते हैं इसे वापस से आप 2 भागों में बांटते हैं। एक तो खादर में, किस में बांटते हैं? खादर में। और एक आप किस में बांटते हैं? बांगर में। अब ध्यान देना, जो भाबर प्रदेश होता है, भाबर प्रदेश, ये आप कहेंगे सर बड़े और भारी, बड़े और भारी जो जलोढ़क होते हैं ना, जलोढ़कों का क्या होता है? जमाव होता है। मैं आसान सी भाषा में एक समझा दे रहा हूँ। जैसे आप जब पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका क्या है? वृहद हिमालय, उसके बाद में आपका आता है शिवालिक, लघु हिमालय, उसके बाद में क्या आता है? शिवालिक हिमालय। ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। और जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र समाप्त होता है, आगे किसका निर्माण होता है? आपका मैदान का। ये क्या है? आपका पर्वतीय क्षेत्र। और यहाँ पर आपका किसका निर्माण होगा? मैदान का। किसका निर्माण होता है? मैदान का। अब ध्यान देना, पर्वतीय क्षेत्रों से आपकी नदी बह के आती है यहाँ से, और पर्वतों पर इसकी ढाल प्रवणता क्या होती है? ज्यादा होती है, ढलान ज्यादा होता है। तो इन नदियों के द्वारा जो बड़े बड़े पत्थर है वो लुढ़का कर लाए जाते हैं। और इस वाले क्षेत्र में जैसे ये इसके गिरिपद में आती है ना, गिरिपद का मतलब, गिरि मतलब पर्वत और पद का मतलब पैर, जहां पर पर्वत समाप्त होते हैं। अब यहाँ आते ही इसकी ढाल प्रवणता अचानक से क्या होगी? कम हो गई। मतलब ढाल ऐसे आ रहा है, जमीन मैदान में जैसे आएंगे तो उसकी ढाल प्रवणता ऐसे हो गई। तो बड़े बड़े पत्थर है पहले तो लुढ़क कर पानी के साथ में आ गए, और इस वाले क्षेत्र में जहां पर ये पर्वत समाप्त होते हैं यहाँ पर जमा हो गए। और इस प्रकार के बड़े भारी पत्थरों का जो जमाव है ये क्या कहलाता है? आपका भाबर। इसी को आप क्या कहते हो? भाबर प्रदेश। और इसी में नदी है वो दिखाई नहीं देती, नदी विलुप्त हो जाती है। क्यों? वो पत्थरों के अंदर से होकर बहना शुरू हो जाती है, तो ऊपर से दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगी तो अनेक धाराओं में बटकर क्या होगी? ये बाहर निकलती है। क्योंकि देखो यहाँ से बड़ी तीव्रता के साथ आ रही थी, यहाँ पत्थरों से टकराकर इसकी गति क्या हो गई? धीमी हो गई। और अनेक छोटी छोटी धाराओं में निकल कर क्या बाहर आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? दलदली भूमि का विकास हो जाता है। इस क्षेत्र में किसका विकास होता है? दलदली भूमि का विकास हो जाता है। और इसी को आप क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। इसको किस नाम से जानते हैं? तराई क्षेत्र। उसके बाद में जब नदी आगे बढ़ती है तो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंचता है, वो तो क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे आप क्या कहते हो? खादर के नाम से। किस नाम से जानते हो? खादर। और इससे दूर का भाग होता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उसे आप किस नाम से जानते हो? बांगर। और मैंने आपको बताया था जो शेखावाटी उच्च भूमि का, शेखावाटी निम्न भूमि का जो क्षेत्र है, तो मैंने वहां पर बताया था बांगर प्रदेश। इसे क्या बांगर भूमि भी कहते हैं, बांगर प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं जहां पर वर्षा का पानी या बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। वर्षा तो पहुंचती है लेकिन बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। और ये अनउपजाऊ मिट्टी के क्या होते हैं? मैदान होते हैं। तो ध्यान रखना, खाद बांगर है वो तो क्या है? आपके पुराने जलोढ़ के मैदान। और भाबर क्या है? आपके पर्वतीय है, या आप कहेंगे जो गिरिपद वाले क्षेत्र में भारी जलोढ़ के जलोढ़क है, उनके जमाव वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? आपका भाबर कहलाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सरजीत आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये इंडिया का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट नहीं है आपका। चलिए कोई नहीं। अब एक नया टॉपिक आपका जो शुरू करना है वो कौन सा? हमें भारत की, सॉरी राजस्थान की जलवायु। तो हेडिंग डाल लीजिए एक नई। बंद क्यों किया? ऐसा थोड़ी होता है, आधा घंटा पड़ा अभी।
खोलो। नया टॉपिक है, एक नया पेज आप खोल लीजिए, और जो भी चैप्टर समाप्त होता है, मैं बोल रहा हूँ, उस एक चैप्टर के समाप्त होने के बाद में एक पेज खाली छोड़ दीजिए कीजिए। एक जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में एक पेज है वो आपको खाली छोड़ना है। उसका क्या करना है, उसमें जय माता दी लिख देना है। उसको खाली छोड़ने का पीछे का कारण ये है, देखिए कोई आपको किताब पढ़ रहे हैं, देखो आपने नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ने के बाद में आप कोई कोई किताब पढ़ रहे हैं, और एक आध फैक्ट है या दो चार तथ्य आपको ऐसे मिल गए, आपको लग रहा है कि नोट्स में नहीं लिखे हो हमें, ठीक है, और हमें लिखना चाहिए, तो लास्ट का जो पेज होता है उसमें आपने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। या फिर कोई करंट आप पढ़ रहे हैं और करंट की कोई जानकारी आपको पता है, ठीक है। अब जैसे लेपर्ड सफारी की अगर बात करते हैं ना, जैसे लेपर्ड सफारी, पहले लेपर्ड सफारी जयपुर में कितनी थी, 3, अभी चौथी और शामिल कर दी, कौन सी, बीड़ पापड़ है, कौन सी, बीड़ पापड़ है। और बीड़ पापड़, इसमें लेपर्ड सफारी शामिल करने के बाद में सिटी ऑफ लेपर्ड किसको बोला जाने लग गया, जयपुर को। तो अभी जैसे ये है, जैसे मैं अभी कुछ समय पहले इसको शामिल किया, जैसे पहले नोट्स लिखवाए उसमें लिखे हैं 3 लेपर्ड सफारी है, अब मैंने जैसे इस चैप्टर के बाद में एक पेज खाली छुड़वा दिया और आपको पता लगा है कि जयपुर में एक लेपर्ड सफारी और शामिल कर दी, तो आप इस खाली पेज में नोट डाल के आप लिख सकते हो कि भाई चौथी लेपर्ड सफारी है वो किसकी है, जयपुर में एक हमने बीड़ पापड़ के रूप में और शामिल कर दी, ठीक है। तो इसलिए ये पेज है लास्ट में छुड़वाया जाता है ताकि कोई आपको नई जानकारी मिले। उसमें मेरे को पता है कि 90 में से 1% विद्यार्थी उस पेज को भरेंगे, बाकी 99% विद्यार्थियों का पेज ऐसा ही खाली रहेगा। पर ठीक है भाई, जैसा आगे हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान की जलवायु। ब्लैक कर ले, चलो ब्लैक कर लेते हैं, अब ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। अब ध्यान देना, जलवायु पे जाने से पहले आपको जलवायु शब्द है इसका अर्थ समझना होगा कि जलवायु है वो किसे कहा जाता है। देखो आपने 2 शब्द सुनते हैं, एक तो मौसम, एक जलवायु। एक शब्द सुनते हैं आप मौसम, एक शब्द सुनते हैं मौसम, और एक शब्द सुनते हैं जलवायु। दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है? ध्यान देना, आप मौसम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर अल्पकालीन, अल्पकालीन वायुव्य दिशाओं, वायुव्य दशाओं का योग योग मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम। देखो अल्पकालिक का मतलब यहां पर ध्यान रखना, अल्पकालिक का मतलब यहां पर घंटे 2 घंटे का भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, आप मिनटों में भी हो सकता है, या सप्ताह में हो सकता है। या तो मिनटों में होने वाला जो परिवर्तन है वो, या आप कह सकते हैं घंटों का परिवर्तन है, या आप कहेंगे सर सप्ताह का परिवर्तन है। अब एक बात बताओ, कभी आपने देखा कि भाई अचानक से बादल आ गए, आंधी आ गई और बादल से के साथ वर्षा होने लग गई, तो आप कहते हो कि भाई आज मौसम बड़ा खराब है? कभी आप कहते हो कि आज जलवायु बड़ी खराब है? क्या कहते हो आप? मौसम। अचानक से आंधी का माहौल हो गया, आंधी आने लग गई, तो आप कहते हो मौसम खराब हो रहा है भाई, ठीक है। कभी आप कहते हो जलवायु खराब हो रही है, क्यों? क्योंकि
अल्पकालिक जो आपकी मौसमी दशाएं या आप कहेंगे सर आपकी जो वायव्य दशाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, मौसम के नाम से। तो ये आपकी आंधी आ रही है, अब जरूरी थोड़ी कि आंधी सुबह आना शुरू हुई रात तक लगातार आ रही है, या तो 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, और मानो तो 1 घंटा। ऐसा थोड़ी है कि लगातार चली जा रही है भाई 4-5 घंटे हो गए और आंधी बंदी नहीं हो रही है। तो कुछ घंटों की भी हो सकती है, कुछ मिनटों की भी हो सकती है। कभी कभी आप देखते हो बारिश होती है, अब मानसून का कुछ टाइम छोड़ दिया जाए तो बारिश कैसी होती है, 15-20 मिनट आई जोरों की, आधे घंटे बारिश आई, फिर साफ हो गया मौसम। तो वो भी क्या है आपका अल्पकालिक है। तो आप कहेंगे सर जो अल्पकालिक जो वायव्य दशा होती है वो क्या है, मौसम कहलाती है, जो कितने आपका कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ मिनटों का हो सकता है, या कुछ सप्ताह का हो सकता है, कि ज्यादा अगर करें तो कुछ सप्ताह में आप देख सकते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, मौसम। जलवायु आप कहेंगे दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मौसमी दशाओं, दशाओं का संयोग, संयोग जलवायु कहलाता है, जलवायु कहलाता है। दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का मतलब यहां पर ध्यान रखना, दीर्घ काल में 1-2 साल की बात नहीं हो रही है, 15-20 सालों की बात हो रही है। कितने, 15 से 20 वर्षों की, 15 से 20 वर्षों को क्या है इसमें ध्यान में रखा जाता है। जैसे आप कहते हो ना भारत की जलवायु मौसमी प्रकार की जलवायु है, या मानसूनी प्रकार की, सॉरी, आप कहते हो ना कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है, अपने राजस्थान में भी जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है मुख्य रूप से हम कहेंगे तो। और मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं, जो पवनों की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसी को आप मानसून कहते हैं। कहने का मतलब है, आपको पता है जून आएगा तो जून आते ही क्या होगा, मानसून आएगा, क्या होगा, मानसून आएगा। जैसे ही सितंबर आएगा मानसून लौटने लगेगा राजस्थान से, और उसके बाद में मानसून लौट जाएगा। अब एक बात बताओ, ये मानसून का आना और जाना हर साल बदलता रहता है, या आप जब से पैदा हो रहे हो तब से आप इसी पैटर्न को देखते आ रहे हैं। कहने का मतलब 20-25-30-35 साल जब से आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक फिक्स पैटर्न आपको पता लग रहा है कि गर्मी आएगी, गर्मी में जून का महीना आएगा, जून का महीना आते ही क्या है कि मानसून आना शुरू हो जाती है। जैसे ही सितंबर का महीना आएगा ये मानसून वापस से लौटना शुरू हो जाती है। तो 20-25-30 सालों का जो एक संयोग है वही क्या कहलाता है, मानसूनी जलवायु, या आप कहेंगे इसी प्रकार की जो मौसमी दशाएं होती हैं उसी को आप क्या कहते हैं, जलवायु के रूप में या जलवायु के नाम से आप क्या करते हैं, उसे जानते हैं। तो इतना सा एक बार आप ये 2 लाइनें लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सोनू जयरवाल सर, अब मैंने आज ही कोर्स लिया है, कहाँ से स्टार्ट करें। देखो सोनू, A4 साइज का आपको स्पाइरल आपको लेना है, ठीक है। कौन कौन विद्यार्थी हैं जिनको आज ही क्लास है, पहली, आपकी पहली क्लास है, आपकी पहली क्लास है, आपकी पहली क्लास है, आपकी पहली क्लास है। ध्यान रखना, दिन दिन किसकी पहली है, हाथ काट लेंगे, यहाँ ऊपर कर दिया तो। ध्यान देना, जिन जिन की आज पहली क्लास है, ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो अपने जो पास में किसी भी विद्यार्थी प्रॉपर ढंग से नोट्स, किसको लगता है कि मेरे से सुंदर नोट्स किसी ने नहीं बनाए होंगे, अच्छा उल्टा पूछे, अच्छा आपने बनाए हैं, मैं, आप किसी भी कोई बच्चा है जिस, सुनिए मजाक की बात नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक प्रॉपर ढंग से रेगुलर नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उस बच्चे से आप फोटोकॉपी करवा लेना। हाँ नवल आपका, इसका जिसकी भी आपकी है, किसी की भी है, तो आप एक फोटोकॉपी कोई भी एक विद्यार्थी को दे दीजिएगा, वो फोटोकॉपी करवा ले और वहाँ से जितने भी हैं उनका प्रिंट निकलवा लें। क्योंकि देखो अभी समय नहीं है, कम से कम कितने पेज भर गए होंगे अभी तक आपके, 50 पेज भर गए, मतलब एक साइड खड़े वाले या दोनों साइड के, एक पेज, मतलब टोटल 100 पेज। ध्यान देना, टोटल 100 पेज आपके हो चुके हैं लगभग, ध्यान देना।
अब 100 पेज आपसे लिखे नहीं जाएंगे, ईमानदारी की बात यह है, और इतना समय भी नहीं है कि आप 100 पेज पूरा लिखें उसको, ठीक है। जीरोक्स करवा ले, ठीक है। और A4 साइज का कोई भी रजिस्टर आप लेना, तो जिससे आप जीरोक्स करवाए ना, उसी बंदे को बोल देना कि भैया इसको क्या करना है, इस स्पाइरल में आगे उनको ऐड कर दें, ठीक है, और पीछे खाली पेज छोड़ दें। जितना आपका लिखा हुआ है, एक चीज़ और भी आप समझ लें कि ऐसा नहीं है कि आप सीधा लिख उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाए। जो पुराने वाले वीडियो हैं जो आपको ऐप में जब आप ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसमें आपकी जो एफ उसमें 2x या 3x, जो आपको जितनी लैंग्वेज उसकी समझ आए, 4x में तो आपको भगते हुए शब्द सुनाई देंगे, 2x या 3x तक आप आराम से उसको समझ सकते हैं। जो आपका 2x का मतलब ये है कि 1 घंटे का वीडियो आप 30 मिनट में आप देख लेंगे। उसमें आपको जो स्पाइरल आपने करवाया है, जो नोट्स आपने फोटोकॉपी करवाई है, उस रजिस्टर को आप अपने सामने रख लेना, और जो आपका जो वीडियो है उसको क्या है प्ले कर देना, और उसके बाद में उसको अंडरलाइन करते रहना, जो जो चीज़ें आपको लिखी हैं समझी है वहाँ पर। उसके बाद में वो आपको स्पाइरल करवाया हुआ जो आपका रजिस्टर होगा समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा वहाँ पर वैसे अगर देखोगे बनाओगे तो मेरे हिसाब से बहुत समय आपका निकल जाएगा। तो इतना आप कर लेना, और जो भी विद्यार्थी अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो नए वाले विद्यार्थियों का सहयोग करेंगे, उनको रजिस्टर दे देंगे। अगर डर लग रहा है कि मेरा रजिस्टर वापस आएगा नहीं आएगा, तो साथ चले जाना फोटोकॉपी की दुकान पर, कह देना कि भैया आप करवा लो, फिर ले जाना। ओम प्रकाश नागर भाई 12 वाले, हाँ हाँ हाँ। अब तक है, अब तक एक तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। एक आपका भौतिक प्रदेश वाला पार्ट है वो हो चुका है, एक अपवा तंत्र हो चुका है, अभी ये क्या है मिट्टियां पूरी हुई हैं, मिट्टियां पूरी हो गई, और अभी एक झील वाला पार्ट पूरा हुआ है। नदियां अपवा तंत्र में आ गई ना, अपवा तंत्र में, ठीक है। इतने टॉपिक आपके हो चुके हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं तो एक काम करेंगे, जब आपका पेपर वगैरह होगा तो वहां पर मैराथन क्लासें लगवा देंगे, उसमें आपको लिखने का समय नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको बैठकर सिर्फ समझना होगा, ठीक है। उसमें सारी की सारी एक रिवीजन क्लास है, एक मैराथन क्लास है, उसमें लगवा दी जाएगी या तो, ठीक है। चलिए, इतना हो गया सभी का, तो उसी में आगे लिखे। अब ध्यान देना, एक क्या है कि जलवायु की अगर बात करते हैं, जलवायु की, तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर आप जलवायु का विभाजन देखते हैं। ध्यान देखना, आपने नाम सुने होंगे, कुछ नामों की मैं जिक्र कर देता हूं आपको। जैसे आपने नाम सुने होंगे आपके उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु आपने, एक आपने नाम सुना होगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। एक आपने नाम सुना होगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। एक आपने नाम सुना होगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। नाम सुने हैं। एक आप जब भी आप जब नोट्स पढ़ते हैं, बातें नहीं, उसमें कहते हो कि राजस्थान की जलवायु, आप उसमें कहते हो कि सर राजस्थान की जलवायु है वो 99% जलवायु तो कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी है, उपोष्ण। और 1% जलवायु कौन सी आपकी, उष्ण कटिबंध। या आपने क्वेश्चन आपने देखा होगा जो जनरली पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला है, कौन सा जिला है वो आपका उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। वहां पर ऑप्शन होता है आपका झालावाड़, ऑप्शन बी होता है आपका सिरोही, ऑप्शन सी होता है आपका उदयपुर, ऑप्शन डी होता है आपका बांसवाड़ा। इस प्रकार से आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जनरली आपको देखने को मिलता है, और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा जो आपका जो जिला है वो कौन सी उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। तो आप उसमें आंसर कौन सा करते हो, बांसवाड़ा। अब इसके आंसर करने के पीछे का कारण क्या है, तो आप सभी को पता है कि जब हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ी थी तो अक्षांश रेखाओं की बात की थी, याद है। और
पृथ्वी को, पूरी की पूरी पृथ्वी है उसको अक्षांश रेखाओं के आधार पर, बिल्कुल डी आंसर रहेगा, अक्षांश रेखाओं के आधार पर अलग अलग कटिबंधों में बांटा गया है। अब ये अलग अलग कटिबंध है, ये होते किस आधार पर हैं तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, मैंने तब भी बताया होगा। आप कहेंगे सर हम अगर पृथ्वी की अगर बात करते हैं, अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो इसमें आपके बिल्कुल मध्य में एक रेखा खींचेंगे तो कौन सी रेखा होगी? हमने कहा बिल्कुल याद है आपको, इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? ठीक है, इसी को हमने विषुवत रेखा भी कहा था और हमने देखा भी था इसको विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हमने क्या कहा, 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा। एक आप कहेंगे सर यहाँ पर हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा, एक आप कहेंगे सर 66.5 डिग्री उत्तरी आर्टिक वृत्त, नीचे की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे सर 23.5 डिग्री आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा और एक 66.5 डिग्री आपका दक्षिणी अंटार्कटिक का जो सर्किल है, जो आपका वृत्त है, वो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मध्य में जो आपने रेखा खींची वो क्या है आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कौन सी है? विषुवत रेखा। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे सर ये कौन सी आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी उत्तरी। उत्तरी क्यों है? तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री के उत्तर दिशा में, तो सारी की सारी कौन सी होंगी? उत्तरी। और इसी को आप किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिण में आएंगे तो आप कहेंगे सर 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये ऊपर वाली तो उत्तरी थी, नीचे वाली कौन सी आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसको आप किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा। वैसे ही आप कहेंगे सर उत्तर की अगर बात करते हो तो ये क्या है आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे वो बोला जाता है उत्तरी आर्कटिक वृत्त। क्या है? आर्कटिक वृत्त। ऐसे ही आप कहेंगे सर दक्षिण में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा, जिसे बोलते हैं दक्षिणी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त। और आपको पता है सबसे लास्ट ऊपर कितने डिग्री आती है आपकी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो आपको कहते हैं उत्तरी ध्रुव है। और नीचे की तरफ क्या आता है 90 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश या अक्षांश बिंदु। अब ध्यान देना, इन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के आधार पर आप अलग अलग कटिबंधों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। अगर हम 0 डिग्री के उत्तर में आते हैं तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री के उत्तर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो 0 डिग्री से लेकर आपका 23.5 डिग्री, इस बीच का जो क्षेत्र होता है उसको अगर किसी नाम से अगर हम जानते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और आप कहेंगे सर यहां से हम 23.5 से 66.5 तक जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। किस नाम से जानते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से ऊपर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध के नाम से हम जानते हैं। तो ये तो विभाजन होता है अक्षांश रेखाओं के आधार पर, आपको अलग अलग विभाजन। सेम विभाजन कॉपी पेस्ट हमें नीचे कर देना होता है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में सेम कहाँ पे होगा? आपका दक्षिणी गोलार्ध में। एक चीज और ध्यान में रखनी है, आपका 23.5 से लेकर जो 30 डिग्री का जो भाग होता है, आप कहेंगे सर 23.5 से लेकर 30 डिग्री का जो भाग होगा ये 23.5 है। और इस 30 डिग्री तक का जो भाग होगा आपका, ये भाग होता है इस, अच्छा सॉरी ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। ये जो भाग होगा आपका, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण का मतलब क्या होता है? कुछ विशेषता तो इसमें शीतोष्ण कटिबंध की देखने को मिलेंगी और कुछ विशेषता किसकी? आपकी उष्ण कटिबंध की देखने को मिलेंगी। तो ये जो बीच का जो भूभाग होता है आपका, इसको आप किस नाम से जानते हैं?
आप कहेंगे इसे हम किस नाम से जानते हैं? उपोष्ण कटिबंध। किससे? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपोष्ण कटिबंध किन दो कटिबंधों का संक्रमण क्षेत्र है, यानी मिला जुला रूप है, तो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर नीचे तो उष्ण कटिबंध है और ऊपर कौन सा आपका शीतोष्ण कटिबंध है। इन दोनों कटिबंधों का जो मिला जुला रूप है वो क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। कहने का मतलब इन दोनों ही कटिबंधों की विशेषता आपको इसमें देखने को मिलेगी। और एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, हमने कहा जो राजस्थान है आपका, राजस्थान है, तो आप कहेंगे सर ये राजस्थान हमें यहाँ पर, ये जो भाग है ये किसका है? आपका राजस्थान का। और राजस्थान का जो दक्षिणी जो आपके जिले हैं, दक्षिणी जिले कौन से आपके? आप कहेंगे सर एक तो कौन सा आपका डूंगरपुर और एक इसका बांसवाड़ा। जब मैंने आपको कर्क रेखा पढ़ाई थी राजस्थान में, तो आप कहेंगे कि सर कर्क रेखा है जो राजस्थान में, राजस्थान के दक्षिणी भाग है, दक्षिण के 2 जिले हैं वहां से होकर गुजरी थी। अगर कर्क रेखा की अगर बात करते हैं तो ये भारत के तो कितने राज्यों में? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों। और इन 8 राज्यों में एक राज्य आपका क्या है? राजस्थान। तो आप कहेंगे सर इसमें एक राज्य हमारा क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान के ये कितने? आप कहेंगे सर 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 2 से। एक हमने कहा था जिला कौन सा आपका? डूंगरपुर। कौन सा था? डूंगरपुर। दूसरा कौन सा था आपका? बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा आपका? बांसवाड़ा। कौन से जिले के मध्य से जारी थी? बांसवाड़ा। किस जिले के दक्षिण से जारी थी? डूंगरपुर। ये भी हमने लिखा था। अब एक बात बताओ, मैं अगर पूछूं कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, वो कितने 2 जिलों से होकर जारी है, कितने 2 जिले इसमें शामिल है? तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। और आपको पता है कि 0 डिग्री से लेकर 20 का जो पार्ट है कौन सा कटिबंध है आपका? उष्ण कटिबंध। और मैं पूछूं कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जा रही है? तो आप कहेंगे सर 2 जिले हैं, एक तो आपका डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा इनके अंदर से होकर इनके पास से गुजरी है, और इसीलिए इन 2 जिलों में जो जलवायु पाई जाएगी कौन सी होगी? उष्ण कटिबंध। तो हमने कहा ये दोनों जिलों की टोटल अगर हम देखें जलवायु, तो पूरे राजस्थान की जलवायु का कितना प्रतिशत भाग रहते हैं? 1%। तो आप कह सकते हो कि सर पूरे राजस्थान की एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो कितना प्रतिशत भाग है? 1%। और बाकी ऊपर का सारा राजस्थान आप कहेंगे सर किसके अंदर आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में। किसमें आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध में। इसलिए आप कहेंगे सर राजस्थान का 90% जो भाग है, इस राजस्थान का 90%, सॉरी 99% जो भाग है आपका, वो कौन सी जलवायु है आपकी? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और इनका जो निर्धारण है हम किसके आधार पर कर रहे हैं? अक्षांश रेखाओं के आधार पर कर रहे हैं। किसके आधार पर कर रहे हैं? अक्षांश रेखाओं के आधार पर इसका निर्धारण हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अच्छा समय ज्यादा हो गया, तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, घर पे इसको समझ लेना, कल इसको लिखवा देंगे। और जैसा कि है, कल से आपको 10 मिनट आपका इम्तिहान हुआ करेगा। कहने का मतलब यह है कि भाई जैसे हमने कहा कि जो पहले जो बैच है उसमें मैंने इतने समय से पढ़ाया, आज मैंने उन बैचों में रेलवे वाले बच्चों से पूछा, मैंने भारत का दक्षिणी विस्तार, और बड़ी विडंबना की बात है उसमें 1-2 बच्चों के अलावा किसी के हाथ ऊपर नहीं हुए, और बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो कल की क्लास में राजस्थान की स्थिति और विस्तार 10 मिनट में किसी भी बच्चे को कहीं से भी उठाकर पूछ लिया जाएगा है। हाँ